पुस्तक 32 अध्याय 18 ओमेगा तलवार दाव स्तर 3। जी निंग के पास तलवार के आधिपत्य से प्राप्त केवल 2 दाव मुहरें थीं। पहली मुहर कोंगसन और शाका के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका था, जबकि दूसरी मुहर उसने यहाँ वेव शिफ्ट दायरे में इस्तेमाल कर ली थी। अब इस स्तर पर उसके पास खजाने खत्म हो चुके थे। धिक्कार है। अपने अंगूर के खजाने में छिपे दाव लॉर्ड शाका के दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। उसने इस बीज के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, क्योंकि निंग से अपनी पिछली मुलाकात के दौरान उसने खुद को जान के खतरे में महसूस किया था। डाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ ने असल में अपनी सारी शक्ति टाइम ड्रीम और किंग फ्रीक पर केंद्रित कर दी थी, और मुझे बस कुछ ही झटके लगे। इसका मतलब है कि मैंने इस बीज को पूरी तरह से व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। डाव लॉर्ड शाका को अंतहीन पछतावा हुआ। इस बेल ग्लोब की सुरक्षा शक्तियां अपार थीं, लेकिन यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। अब इसका इस्तेमाल बिना कोई खास असर डाले ही हो चुका था। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। डार्कनॉर्थ के पास शायद तीसरी मुहर भी हो। डाव लॉर्ड शाका ने मन ही मन सोचा। भाई शाका, हम अभी तक बाहर क्यों नहीं जा रहे? पास खड़े डाव लॉर्ड स्नोजॉय ने चिंता से कहा। किंग फ्रीक पहले ही हमला कर चुका है। जैसे ही वह डाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ को मारेगा, वोइडजी जेडसील उसके हाथ लग जाएगा। चिंता मत करो, चलो थोड़ी देर और देखते हैं, डाव लॉर्ड शाका ने तुरंत कहा। डार्कनॉर्थ में शायद एक और हो। एक और? क्या सचमुच उसके पास ऐसा ही एक और खजाना हो सकता है? डाव लॉर्ड स्नोजॉय को यकीन नहीं हुआ। चिंता मत करो, मैं टाइम ड्रीम और किंग फ्रीक से कहीं ज्यादा तेज हूँ। मैं जरूरी मौके पर जरूर दखल दूंगा, डाव लॉर्ड शाका ने कहा। डाव लॉर्ड शाका और डाव लॉर्ड स्नोजॉय सुरक्षात्मक बेल ग्लोब के पीछे से देखते रहे, क्योंकि किंग फ्रीक सीधे निंग की ओर बढ़ रहा था। मर जा, बच्चे। किंग फ्रीक की आंखें गुस्से और हत्या से भरी थीं। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। नहीं, किंग फ्रीक, तुम ही मरोगे। निंग ने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की और अपनी सभी 6 उत्तर धनुष तलवारें चला दी। धमाका। किंग फ्रीक की विशाल तलवार ठंडी रोशनी से चमक उठी और सीधे निंग की ओर बढ़ी। हालांकि निंग बचाव में कुशल था, लेकिन ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था और फिर भी वह पीछे की ओर उड़ गया। किंग फ्रीक तेजी से निंग का पीछा करते हुए एक बार फिर आगे बढ़ा। धमाका, धमाका, धमाका। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। निंग मुश्किल से ही अपना बचाव कर पाया। अपनी रक्षात्मक तलवारबाजी और हेगेमॉन कवच की बदौलत वह मुश्किल से ही टिक पाया। हालांकि उसकी लड़ाई एक उच्च स्तरीय दाव लॉर्ड से थी। उसके पास अब उस स्तर की शक्ति वाले कोई दाव सील नहीं है। दूर खड़े सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम ने भी आगे बढ़ते हुए प्रसन्नता से कहा, अरे, इस बच्चे को आने में बहुत समय लग रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वह मुझसे कमजोर है, लेकिन उसके पास एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता है। किंग फ्रीक ने मन ही मन कहा। सेक्लॉर्ड, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उसे आसानी से हरा और पकड़ सकेंगे। आक्रमण करना, मारना। डाव लॉर्ड शाका और डाव लॉर्ड स्नोजॉय भी उस बेल के गोले से बाहर निकल आए जहां से वे देख रहे थे। निंग की बुरी तरह पिटाई को देखते हुए उन्हें यकीन हो गया कि निंग के पास अब कोई और भयानक दाव सील नहीं बची है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से तुरंत बाहर आकर वोइडजी जेडसील पर भी हमला करने का फैसला किया। निंग मुश्किल में था। किंग फ्रीक, सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम, डाव लॉर्ड शाका और डाव लॉर्ड स्नोजॉय सब उस पर हमला कर रहे थे। वे उसे मार डालना चाहते थे। निंग ने अचानक गुस्से से चीख मारी, क्योंकि उसका आभामंडल नाटकीय रूप से फैल गया था। नाइनडस्ट निंग के प्रति वफादारी की भावना से ही उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अब उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी और वह इतना दर्द में था कि वह मौत की भीख मांग रहा था। जब नाइनडस्ट ने निंग की ओर चुपचाप मुझे मार डालो शब्द कहे, तो निंग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चाकुओं से वार हो रहा हो। वह दर्द, पछतावे और अपराध बोध से भर गया। वह इस लड़ाई को खत्म करने के लिए वोइडजी जेडसील को सौंपना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई सोलेस की एकांत साधना में चला गया है। वह सचमुच अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर पहुंच गया था, जब उसने तलवार हेगेमॉन की दाव सील का इस्तेमाल किया। जब एक विशाल तलवार का वह अत्यंत भयावह प्रेत प्रकट हुआ और तलवार इरादे की वह भयावह आभा बिखेरी, तो निंग की आत्मा अचानक कांप उठी। इतने सालों से उसे जकड़े हुए बंधन अचानक ढीले पड़ गए और धीरे धीरे उसके मन में कई नई अंतर्दृष्टियां आने लगीं। कई साल पहले जब उसने थंडर साउथ पैलेस में पुनर्मिलन के स्टोन सेंसर का इस्तेमाल किया था, तब वह अपनी 5 तलवार इच्छाओं, रक्तबूंद तलवार इच्छा, छाया रहित तलवार इच्छा, 16 तलवार इच्छा, स्वर भंजक तलवार इच्छा और यिन यांग तलवार इच्छा के तीसरे चरण तक पहुंचने में कामयाब रहा था। हालांकि वह इन सबको मिलाकर तीसरे स्तर के ओमेगा स्वॉर्ड दाव में विलीन नहीं कर पाया था। हालांकि इस समय उसका मन, हृदय और आत्मा सभी पूरी तरह से उन्मत्त अवस्था में थे। जब मायावी महातलवार प्रकट हुई, तो ये अनेक भावनाएं उस भयानक तलवार इरादे से प्राप्त अंतर्दृष्टियों के साथ मिल गईं, और इस प्रकार, हालांकि हेगेमॉन की दाव सील ने किसी का वध नहीं किया था, जब किंग फ्रीक ने निंग पर हमला किया तो निंग के पास और कोई मुहर न होने के बावजूद वह भागने के लिए नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने मूर्खतापूर्ण रूप से किंग फ्रीक से करीबी युद्ध करने का विकल्प चुना। और जैसे जैसे वह लड़ता गया, उसके मन में तलवार इरादे का एक नया उभार धीरे धीरे आकार लेने लगा। जब तलवार इरादा पूरी तरह से बन गया, तो उसके ओमेगा तलवार दाव के तीसरे चरण ने अंततः आकार ले लिया। निंग ने अपने दिल में जो क्रोध, पछतावा और अपराध बोध दबा रखा था, वह पूरी तरह फूट पड़ा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। निंग ने अपनी नजर हमलावर किंग फ्रीक, सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम, डाव लॉर्ड शाका और डाव लॉर्ड स्नोजॉय की ओर घुमाई। धमाका, 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 धमाका।
धमाका। निंग के शरीर से एक के बाद एक ऊर्जा ड्रैगन उड़ते गए और उसकी 9 नवीनता कलाएं फूट पड़ीं, जो एक बेहद भयानक यिन यान अराजकता जगत में बदल गईं। उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव यिन यान पहले से ही उन संरचनाओं के बराबर था जिनका इस्तेमाल दाव लॉर्ड ऑलगॉड ने अपने चरम पर किया था, और जब उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव के जरिए इस्तेमाल किया गया तो वे भयानक स्तर की शक्ति के साथ फट पड़े। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के हृदयलोक प्रक्षेपण को वास्तव में बलपूर्वक रोक दिया गया था। विस्तार करो मेरे हृदयलोक, बढ़ो मेरे दाव वृक्ष, विकसित हो जाओ मेरे दिव्य शरीर। निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी सारी कैओस स्पिरिट पिल्स अपने शरीर में डाल लीं। कैओस स्पिरिट पिल्स ऐसी गोलियां थीं जिनका इस्तेमाल युद्ध में दैवीय शक्ति और अमर ऊर्जा को तेजी से पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। कैओस रत्न इसकी तुलना में कहीं ज्यादा धीमे थे। हालांकि कैओस अमृत काफी तेज था, लेकिन यह अद्भुत था और इसका इस तरह इस्तेमाल करना बहुत ही बेकार था। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो कैओस रत्नों के 1000 क्यूब का असर लगभग 10 करोड़ क्यूब के कैओस अमृत के बराबर होगा। यह अंतर बहुत ही चौंकाने वाला था। लगभग 10,000 घन अराजकता अमृत के बराबर की 10 आत्मा गोलियां भी वही प्रभाव पाने के लिए पर्याप्त होती। हालांकि यह अराजकता रत्नों के इस्तेमाल से ज्यादा महंगा था, लेकिन इनसे दिव्य शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ता था जो उनकी सारी ऊर्जा को तेजी से और पूरी तरह से अवशोषित कर सकता था। निंग वर्तमान में उच्च स्तर की स्पिरिट पिल का उपयोग कर रहा था, जिसे अराजकता स्पिरिट पिल के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक गोली अराजकता अमृत के 10,000 क्यूब्स के बराबर होती है। लेकिन जाहिर है, दिव्य शक्ति को पुनः भरना शरीर को उस ऊर्जा से भरने से अलग था जिसकी उसे विकास के लिए जरूरत थी। निंग को अभी जितनी ऊर्जा की जरूरत थी वह बहुत ज्यादा थी। यही वजह थी कि ज्यादातर दावलॉर्ड बाहरी दुनिया से अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करना पसंद करते थे। अगर वे थोड़ा ज्यादा खर्च करना चाहते तो वे अराजकता रत्नों का इस्तेमाल कर सकते थे। स्पिरिट पिल्स का इस्तेमाल तो और भी ज्यादा खर्चीला तरीका होता, और अराजकता अमृत का इस्तेमाल तो वह तो लगभग नामुमकिन था। वाह, उसके शरीर के भीतर विशाल दाव वृक्ष बढ़ने लगा। ये पहले 252,000 मीटर ऊंचा था और अब और भी ऊंचा और घना होने लगा। यहाँ तक कि इसकी शाखाएं भी मोटी होने लगीं, क्योंकि पूरा दाव वृक्ष आकार में फैल रहा था और 297,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर ही रुका। तीसरे चरण के दाव लॉर्ड्स के लिए 297,000 मीटर की ऊंचाई परम सीमा थी। लेकिन हालांकि निंग मात्र तीसरे चरण का एक दाव लॉर्ड था, उसका मार्ग ओमेगा स्वॉर्ड दाव का था। परिणामस्वरूप उसका दाव वृक्ष अन्य दाव लॉर्ड्स की तुलना में अथाह रूप से घना था, जिसका अर्थ था कि उसकी जड़ें कहीं अधिक गहरी और स्थिर थीं। धमाका। उसका हृदयलोक तेजी से फैलने लगा। हृदयलोक के केंद्र में तुरंत सैकड़ों अराजकता आत्मा गोलियां प्रकट हुईं और हृदयलोक उनकी शक्ति को तेजी से निगलने लगा और तेज गति से फैलने लगा। धमाका। जब निंग ने द्वितीय चरण का दावलॉर्ड बनने के लिए सफलता प्राप्त की थी तो उसने अराजकता रत्नों पर भरोसा किया था और कुछ ही क्षणों में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस बार वह अपनी सफलता के लिए अराजकता की आत्मा गोलियों की ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। इस प्रकार पलक झपकते ही उसका दिव्य शरीर पूरी तरह से रूपांतरित हो गया। उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका एक साथ विकसित हो रही थी, क्योंकि इसमें सहयोग देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी, जिससे ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। उसकी दिव्य शक्ति और उसकी अमर ऊर्जा एक ही समय में प्रकट हुई। उसके हृदयलोक ने सबसे ज्यादा ऊर्जा अवशोषित की। निंग ने इसके लिए 100 अराजकता आत्मिक गोलियां तैयार की थीं और ऊर्जा को अवशोषित करने में काफी लंबा समय लगा। नीला फूल धुंध ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगी, लेकिन इसमें भी कुछ समय लगेगा। आखिरकार उसके पास नीला फूल धुंध ऊर्जा की कुल 1111 बूंदें थीं और हर एक बूंद उसकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा के संयोजन से संघनित थी। अगर उसे अपनी नीला फूल धुंध ऊर्जा को पूरी तरह से भरने के लिए अराजकता आत्मा गोलियों का उपयोग करना पड़े तो निंग भी इतना खर्च नहीं कर पाएगा। निंग को केंद्र में रखते हुए 9 ऊर्जा ड्रैगन यिन यान अराजकता जगत बनाने के लिए उड़े। ये सीधे टाइमड्रीम के हृदयलोक प्रक्षेपण से टकराया और चारों दावलॉर्ड्स की ओर टूट पड़ा। उसी समय आकाश में तलवारों की रोशनी की धारियां दिखाई देने लगीं। कुछ धारियां ऊंचे प्रभावशाली पर्वतों जैसी लग रही थीं, कुछ अविश्वसनीय रूप से भयानक रूप से तीक्ष्ण लग रही थीं, कुछ और भी थीं जो गूढ़ और अप्रत्याशित लग रही थीं, तेज गति से घूम रही थीं। तलवार की रोशनी की हजारों धारियां प्रकट हुईं। यह निंग के तीसरे चरण के ओमेगा स्वॉर्ड दाव का प्रकटीकरण था। दाव जितना मजबूत होता उसकी आभा उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती। निंग के दाव की आभा की शक्ति ही उसकी वास्तविक निकट युद्ध क्षमता के लगभग 20% - 30% के बराबर की। धमाका धमाका धमाका। तलवार की रोशनी की घनी सी धारियां सीधे यिन यान अराजकता की दुनिया में उड़ गईं, फिर चारों दावलॉर्ड्स पर हमला कर दिया। फुसफुसाहट। निंग का आभामंडल स्थिर होने लगा क्योंकि वह एक उच्च स्तर पर पहुंच गया। कुछ ही धड़कनों के बाद उसकी दिव्य शक्ति और उसकी अमर ऊर्जा दोनों ने अपनी सफलताएं पूरी कर लीं। निंग का शरीर धुंधला हो गया और वह एक बार फिर 3 सिर 6 भुजाएं प्रकट हुआ। 6 उत्तरधनुष तलवारें तैयार। उसने अपने शत्रुओं को घूरा। मार डालो। निंग तलवार की रोशनी की अनगिनत धारियों पर सवार होकर अपनी यिन यान अराजकता जगत पर सीधा हमला करने लगा। क्या ये कैसे हो सकता है? किंगफ्रीक, टाइमड्रीम, शाका और स्नोजॉय सभी सर्वोच्च दावलॉर्ड थे। उनमें से किसी ने भी निंग को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना था और उन्होंने बस उसे जल्द से जल्द मारने की सोची थी ताकि वॉर्डजी जेडसील पर कब्जा कर सकें। वे सभी एक दूसरे से सावधान थे क्योंकि वे एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी मानते थे। निंग के बारे में क्या?
वह उनके लिए एक मरे हुए आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि निंग की आभा, जो उसके यिन यान अराजकता जगत की भयानक शक्ति के साथ अभी अभी फूटी थी, इस बात का संकेत थी कि यह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अभी अभी शक्ति के एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया था। पुस्तक 32 अध्याय 19 कुचला हुआ धमाका। यिन यान अराजकता की दुनिया ढह गई और किंगफ्रीक और डाउलॉर्ड शाका को अपने भीतर निगल गई। ये दोनों एकदम आगे की ओर बढ़ गए थे। क्या शक्तिशाली गुप्त कला है। किंगफ्रीक और डाउलॉर्ड शाका दोनों अपने चारों ओर भारी दबाव महसूस कर सकते थे, जिसके कारण उन दोनों की गति काफी धीमी हो गई। टाइम ड्रीम, जल्दी करो और इस गुप्त कला को एक तरफ धकेल दो। डाउलॉर्ड शाका मन ही मन चिल्लाया, मेरा हृदयलोक प्रक्षेपण इसे रोक नहीं सकता। सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम उस गुप्त कला को ध्वस्त करने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन नौ नवीनता कलाएं लगातार उसके हृदयलोक प्रक्षेपण को ध्वस्त कर रही थीं। हालांकि नौ नवीनता कलाओं और उसके हृदयलोक प्रक्षेपण के बीच का अंतर ज्यादा नहीं था, फिर भी टाइम ड्रीम का हृदयलोक प्रक्षेपण बार बार पराजित हो रहा था। इसके बजाय मुझे ये करना होगा। सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम ने ऐसा चाहा और उसका हृदयलोक प्रक्षेपण तुरंत ही भ्रामक हो गया और नौ नवीनता कलाओं से सीधे लड़ने के बजाय उनके साथ ओवरलैप हो गया। हृदयलोक प्रक्षेपण ऊर्जा का एक अनोखा रूप था जो गुप्त कलाओं द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा से बिल्कुल अलग था। वे गुप्त कलाओं के साथ पूरी तरह से ओवरलैप करने और उनकी शक्ति बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम थे, लेकिन उनका उपयोग भीतर से परेशानी पैदा करने के लिए भी किया जा सकता था। इसे बांध दो। सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। जैसे ही ऊर्जाएं पूरी तरह से एक दूसरे पर छा गईं, हृदयलोक प्रक्षेपण ने अपनी ऊर्जाओं को नौ नवविद्या कलाओं के चारों ओर तेजी से लपेटना शुरू कर दिया, जिससे वे इतने कमजोर हो गए कि सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स के सामने नगण्य हो गए। ओह, जी निंग को महसूस हुआ कि उसकी नौ नवीनता कलाएं नाटकीय रूप से कमजोर और संकुचित हो गई हैं, जिससे उनकी शक्ति कम हो रही है। हृदय जगत का प्रक्षेपण। हम्फ, जैसे ही मेरा हृदय जगत अपने अधिकतम आकार तक पूरी तरह फैल जाएगा, मैं तुम्हें सीधे कुचल दूंगा। निंग इस समय जानलेवा गुस्से से भर गया था और उसने अपनी 6 उत्तर धनुष तलवारों से किंगफ्रीक पर हमला कर दिया। निकट युद्ध ही उसकी असली ताकत थी। गुप्त कलाएं तो बस उसकी सहायता और उसे मजबूत करने के लिए थीं। भले ही तुम सर्वोच्च डाउलॉर्ड बनने के लिए आगे बढ़ गए हो, तुम तो बस हमारे बराबर ही हो। तुम्हारी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हम चारों से सीधे लड़ना चाहते हो, यहाँ तक कि रेजेंट किंग या पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार भी हम चारों के सामने पीछे हटना पसंद करेंगे। किंगफ्रीक मुस्कुराया। वह समझ गया कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने किसी तरह की सफलता हासिल कर ली है, लेकिन वे चारों तो सर्वोच्च डाउलॉर्ड थे। वे उससे क्यों डरेंगे? मर जाओ। किंगफ्रीक ने अपनी कटार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और फिर उसे हवा में एक भयानक आभा के साथ उड़ा दिया। विशाल कटार ने आकाश में प्रकाश की एक अर्धचंद्राकार रेखा छोड़ी और निंग की ओर तेजी से वार किया। अगर वेवशिफ्ट क्षेत्र स्वयं स्पेसटाइम प्रभावों को दबा नहीं रहा होता तो उसका हमला कहीं अधिक भयानक होता, क्योंकि उसमें सामान्यतः कुछ स्पेसटाइम तत्व होते थे। फुफ, निंग की 6 भुजाएं अचानक एक उत्तरी धनुष तलवार को पकड़ने के लिए उठीं। उसने उसे हवा में ऊंचा उठाया, फिर एक जोरदार वार किया, जिससे अंतरिक्ष समय भी कांप उठा। धमाका। निंग की तलवार में एक प्राचीन देव पर्वत का भारीपन और भार प्रतीत हो रहा था और वह किंगफ्रीक की विशाल कटार से सीधे टकराए। किंगफ्रीक ने एक भयानक शक्ति का झोंका अपनी ओर आते हुए महसूस किया। वह खुद को रोक नहीं सका और इस अविश्वसनीय शक्ति से नीचे की ओर धराशायी हो गया और नीचे बर्फीली जमीन की ओर तेजी से गिर पड़ा। वह जमीन से टकराया और घुटनों के बल जमीन पर गिरते ही एक बड़ा गड्ढा छोड़ गया। वह सिर्फ इसलिए नीचे नहीं गिरा क्योंकि उसने अपने हाथों का सहारा लिया था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? किंगफ्रीक चौंक गया। उसने मन ही मन सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम को संदेश भेजा, सेक्लॉर्ड, सावधान रहो। इस डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के हमले अविश्वसनीय रूप से भयंकर हैं। मुझे लगता है कि वह कच्ची ताकत में डाउलॉर्ड स्काइक्स के बराबर है। आमने सामने की टक्कर में मैं पूरी तरह से नुकसान में हूँ। डाउलॉर्ड स्काइक्स एक ही महान कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था और अपनी क्रूर दबंग शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मर जाओ। उस भयंकर प्रहार के बाद निंग तुरंत नीचे की ओर दौड़ा, किंगफ्रीक का पीछा करना चाहता था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, लगता है तुम काफी मजबूत हो गए हो। डाउलॉर्ड शाका और डाउलॉर्ड स्नोजॉय ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, जबकि सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम थोड़ा पीछे हट गया और चारों डाउलॉर्ड्स में सबसे दूर हो गया। सच तो ये है कि डाउलॉर्ड शाका को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर वह वोइडजी जेडसील पर कब्जा कर लेता तो वे तुरंत बच निकलते। स्विश। डाउलॉर्ड शाका ने अपने सामने सुनहरे पंखों की एक श्रृंखला बनाई। वे सभी 6 सुनहरे प्रकाश की धारियों में बदल गए जो निंग की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय उसने कुल 6 तीरधारी भुजाएं प्रकट की और सीधे निंग पर हमला किया। वह चारों डाउलॉर्ड्स में सबसे तेज था, यहाँ तक कि डाउलॉर्ड स्नोजॉय से भी तेज। तोड़ो। निंग को डाउलॉर्ड शाका की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने 3 सिर, 6 भुजाएं प्रकट की और अपनी 6 उत्तरी धनुष तलवारों को थोड़ा घुमाया और सभी 6 तलवारों से 16 और तलवार अभिप्राय को अंजाम दिया। उसके सामने तुरंत एक विशाल काला छेद प्रकट हुआ जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल और नष्ट कर रहा था। जब 6 सुनहरे पंखों ने काले छेद को छुआ तो वे तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। मरो। डाउलॉर्ड शाका ने उसकी ओर तीर चलाया। सुनहरे तीर तैयार थे, प्रकाश की गति से 100 गुना अधिक तेज गति से चल रहे थे। फुफ। अचानक तलवार की रोशनी की 6 चमकदार धारियां चमक उठीं। तलवार की रोशनी की हर एक धार बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही वे डाउलॉर्ड शाका के पास पहुंची, तलवारों की नोकें हल्की सी घूमने लगीं। तुरंत धमाका।
उन्होंने सभी बाधाओं को चीर डाला और तेजी से आगे बढ़ते हुए उनकी गति वास्तव में प्रकाश की गति से 100 गुना ज्यादा थी और उनकी शक्ति भी डाउनलॉर्ड शाका से कहीं ज्यादा थी। ओमेगा तलवार दाव रक्त ड्रॉप। तीसरे चरण का डाउनलॉर्ड बनने के बाद निम्न की रक्त छिड़काव मुद्रा, खासकर जब उसे अत्यधिक उपयुक्त उत्तर धनुष तलवारों के माध्यम से प्रयोग किया जाता था, शक्ति के अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। अब इस प्रहार के सामने समय भी टिक नहीं सकता था। निम्न की तलवार कला अब स्थान और समय दोनों से परे हो गई थी। वे सम्राट मिरजनो द्वारा अब तक रचे गए सबसे शक्तिशाली प्रहार के बराबर थे। हालांकि वेवशिफ्ट दायरे ने स्पेस टाइम से आगे बढ़ने वाली सभी तकनीकों को दबा दिया, फिर भी ब्लड ड्रॉप रुख ने अपने से पहले के सभी दास को नष्ट कर दिया और इस तरह यह अभी भी प्रकाश की गति से 100 गुना गति करने की सामान्य डाउनलॉर्ड सीमा को बलपूर्वक पार करने में सक्षम था। हालांकि रक्त बूंद से बचने की कला के जरिए उड़ते समय निम्न प्रकाश की गति से केवल 100 गुना तेज गति से ही चल पाता था। अंततः उसका अपना शरीर उसकी उत्तरी धनुष तलवारों जितना दुर्जेय नहीं था। प्रकाश की गति से 100 गुना तेज वार करने में उसकी मुख्य वजह उत्तरी धनुष तलवारें ही थीं। डाउनलॉर्ड शाका ने एक दर्दनाक चीख मारी, अविश्वास से घूरते हुए जब 3 तलवारें उसके शरीर में घुस गईं। फिर उसने निम्न की ओर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? उसे अपनी गति पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह गति के आगे हार गया। डाउनलॉर्ड शाका इसे समझ या स्वीकार नहीं कर सका। कुछ ही क्षणों बाद फुफ, डाउनलॉर्ड शाका अनगिनत प्रकाश परछाइयों में बदल गया, जो दूर जाकर फिर से दिखाई देने लगी। क्या? उसने किंगफ्रीक और शाका दोनों को एक के बाद एक हरा दिया। दूर खड़ा सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम पीला पड़ गया और उसे हर बार सिर्फ एक ही वार की जरूरत पड़ी। डार्कनॉर्थ, लगता है अब तुम शीर्ष 5 में आ सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा। मैं वेवशिफ्ट दायरे में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली से लड़ना चाहता था। डाउनलॉर्ड स्नोजॉय सचमुच आगे बढ़ा और जैसे ही उसने आगे बढ़कर ऐसा किया, उसके शरीर से निकलने वाली तारों की रोशनी स्टारगॉड क्लोनों के एक जोड़े में प्रकट होने लगी। उन तीनों ने निम्न को घेर लिया और एक साथ उस पर हमला कर दिया। भाड़ में जाओ। निम्न की तलवार की रोशनी जोर से भड़क उठी। दोनों के बीच मुकाबला बेहद चौंकाने वाला था। निम्न का पलड़ा साफ तौर पर भारी था, लेकिन डाउनलॉर्ड स्नोजॉय और उसके 2 स्टारगॉड क्लोन किसी तरह टिके रहे। एक वास्तविक युद्ध में नाइनडस्ट को भी डाउनलॉर्ड स्नोजॉय ने रक्षा पंक्ति में खड़ा कर दिया था। डाउनलॉर्ड स्नोजॉय की रक्षा पंक्ति को बेजोड़ कहा जा सकता है, यहाँ तक कि रेजेंट किंग या पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार भी उसे हिला नहीं पाते। हम चारों में से डाउनलॉर्ड स्नोजॉय सचमुच नजदीकी मुकाबले में सबसे ताकतवर है। किंगफ्रीक, शाका और टाइमड्रीम तीनों ने इस बात को स्वीकार किया। हृदयलोक, उतर आओ। निंग ने एक भयंकर गर्जना की। धमाका। एक अविश्वसनीय रूप से विशाल हृदयलोक का प्रक्षेपण अचानक आकाश से नीचे गिर पड़ा। इस दुनिया में पहाड़, नदियां, घास के मैदान, रेगिस्तान, विशाल महासागर और दुनिया के ठीक बीच में एक अविश्वसनीय रूप से विशाल तलवार के आकार का पर्वत था। इसकी आभा और शक्ति अब पहले से कहीं अधिक प्रबल थी और जब यह नीचे गिरा तो निंग की 9 नवीनता कलाओं के साथ एक अखंड रूप में विलीन हो गया। धमाका। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का हार्टवेल प्रक्षेपण तुरंत ध्वस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप डाउनलॉर्ड स्नोजॉय, शाका, किंगफ्रीक और टाइमड्रीम सभी पर भारी दबाव पड़ गया। निम्न की 9 नवीनता कलाएं और हृदय जगत प्रक्षेपण दोनों ही भयानक थे, जिसके परिणामस्वरूप डाउनलॉर्ड स्नोजॉय और अन्य अपनी वास्तविक शक्ति का 50% से अधिक उपयोग करने में असमर्थ थे। उसका हृदय लोक प्रक्षेपण इतना प्रबल कैसे हो सकता है? फोड़ो। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने बार बार अपने हृदय लोक प्रक्षेपण को नीचे गिराने की कोशिश की, उसे बार बार निम्न के प्रक्षेपण से टकराने दिया। इससे उन तीनों पर से दबाव कम करने में वाकई मदद मिली। टाइमड्रीम का हृदय लोक प्रक्षेपण निम्न के बराबर ही था। हालांकि निम्न का प्रक्षेपण थोड़ा बड़ा था, लेकिन शक्ति के मामले में ज्यादा अंतर नहीं था। धमाका। हालांकि दबाव कुछ कम हो गया था, फिर भी डाउनलॉर्ड स्नोजॉय अपनी असली ताकत का लगभग 70% ही इस्तेमाल कर पा रहा था। कुछ ही छोटी छोटी झटकों में निम्न के हेवन ब्रेकर स्टांस ने उसे लगातार 6 बार मारा और वह उड़ गया। जब दोषरहित रक्षा का सामना करना पड़े तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि पूरी ताकत से उस पर आक्रमण कर दिया जाए। मार डालो। डाउनलॉर्ड स्नोजॉय को एक तरफ धकेलने के बाद निम्न तुरंत किंगफ्रीक की ओर मुड़ा। किंगफ्रीक चारों में सबसे कमजोर था और निंग उसे बाकियों से ज्यादा मारना चाहता था। वह हमसे आमने सामने लड़ रहा है और उसका पलड़ा भारी है। शाका, स्नोजॉय, टाइमड्रीम और किंगफ्रीक सब स्तब्ध रह गए। उन सभी को दबाव का एहसास हुआ, खासकर जब निंग ने अपनी 9 नवीनता कलाओं को अपने हृदय लोक प्रक्षेपण के साथ मिला दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हमें एक एक करके तोड़ देगा। हमें मिलकर उस पर हमला करना होगा, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने मन ही मन कहा। अगर हम चारों मिल जाएं, तो वाइनसेज भी उस ब्रह्मांड के खजाने को पाने से पहले हमारा सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है, डाउनलॉर्ड शाका ने सहमति जताई। सहमत। हालांकि डाउनलॉर्ड स्नोजॉय बहुत घमंडी व्यक्ति था, फिर भी वह भी सहमत हो गया। गड़गड़ाहट। निंग के शरीर से शक्ति की एक अजीब सी लहर निकली और किंगफ्रीक के शरीर पर छा गई। ये ड्रीम स्टार कला थी। ड्रीम स्टार कला शक्ति के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी, क्योंकि यह निंग के हृदय लोक में पोषित हृदय शक्ति के माध्यम से मुक्त हुई थी। किंगफ्रीक अपनी कटार को दोनों हाथों से पकड़कर निंग के हमले से बचाव की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थी। फुफकार। निंग 3 सिर और 6 भुजाओं वाले रूप में था और उसने किंगफ्रीक पर अपनी 6 उत्तरी धनुष तलवारों से कई भयंकर हमले किए। धमाका, 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 धमाका।
धमाका। निंग ने पलक झपकते ही कुल 9 हमले किए। हर एक हमले में ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया। यह निंग का सबसे क्रूर और प्रभावशाली हमला था। हालांकि किंगफ्रीड के पास अनंत कवच था जो उसकी रक्षा कर रहा था, फिर भी निंग के हमलों की शक्ति उस पर लगातार प्रहार करती रही, जबकि वह बचाव करने में असमर्थ था। निंग के 5वें वार तक उसका दिव्य शरीर पूरी तरह से विघटित हो चुका था और निंग अपने 9वें वार तक नहीं रुका। किंगफ्रीड की लाश सचमुच धूल में मिल गई थी, सिर्फ उसका कवच और उसकी तलवार ही बची थी। एक महान डावलॉर्ड किंगफ्रीड अभी अभी मरा था। नहीं, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम की आंखें बाहर निकल आईं और उसने एक पीड़ादायक ऊंची चीख निकाली। ये कैसे हो सकता है? वे निंग के खिलाफ सेना में शामिल होने ही वाले थे कि किंगफ्रीड लगभग तुरंत ही मारा गया। डावलॉर्ड शाका और डावलॉर्ड स्नोजॉय दोनों ही ये देखकर स्तब्ध रह गए। पुस्तक 32 अध्याय 20 भयानक डार्कनॉर्थ टाइमड्रीम। जी निंग ने अपनी जानलेवा निगाहें सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम की ओर घुमाईं। नाइनडस्ट के प्रति जितना ज्यादा अपराधबोध उसे हो रहा था, उतना ही ज्यादा वह किंगफ्रीड और टाइमड्रीम को मारना चाहता था। मर जाओ! टाइमड्रीम की ओर दौड़ते हुए वह हवा में चीखा। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी ताकत हृदय बल में थी। नजदीकी मुकाबले में वह किंगफ्रीड से भी थोड़ा कमजोर था। वह निंग का मुकाबला कैसे कर सकता था? वह हड़बड़ाकर पीछे हट गया और मन ही मन डावलॉर्ड शाका और डावलॉर्ड स्नोजॉय को संदेश भेजा। भाई शाका, भाई स्नोजॉय, आओ और मेरी मदद करो। अगर मैं मर गया तो अगले शिकार तुम दोनों होगे। उसके हृदय लोक प्रक्षेपण की शक्ति और उसकी गुप्त कलाओं की दमनकारी शक्ति के चलते तुम दोनों में से कोई भी प्रकाश की गति से 100 गुना तेज नहीं उड़ पाएगा। कोई रास्ता नहीं है कि वह तुम्हारा पीछा न कर सके। डावलॉर्ड स्नोजॉय जोर से हंसते हुए सीधे निंग की ओर बढ़ा। डावलॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुम अभी अभी मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर पाए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे अचानक पकड़ लिया था। चलो फिर से कोशिश करते हैं। भाई शाका। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने शाका को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना जारी रखा। टाइमड्रीम, जी निंग के हृदय बल के भ्रम बेहद डरावने हैं। डावलॉर्ड शाका ने मन ही मन कहा। मुझे उसके ज्यादा करीब जाने में भी डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? फ्रीक का दाव हृदय खराब था, इसीलिए वह इतनी आसानी से गिर गया। डावलॉर्ड स्नोजॉय को देखो, क्या वह जरा भी चिंतित लग रहा है? सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने जवाब दिया। किंगफ्रीड 20 सर्वोच्च डावलॉर्ड्स में से एकमात्र ऐसा था जो किसी और का सेवक था। वह सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम की सेवा करने को तैयार था और उसके प्रति पूरी तरह वफादार था, क्योंकि वह सेक्लॉर्ड के जीवन को अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने अनगिनत वर्षों तक उसे धीरे धीरे मार्गदर्शन और ढाला था, जिसके परिणामस्वरूप किंगफ्रीड की अटूट वफादारी बनी। परिणामस्वरूप किंगफ्रीड के दाव हृदय में वास्तव में कुछ खामियां थीं, और यह सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ही थे जिन्होंने उस खामी के बीज बोए थे। टाइमड्रीम, मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो। डावलॉर्ड शाका ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मैं डार्कनॉर्थ का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं किसी भी तरह उससे नजदीकी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चिंता मत करो, मैं अपने जादुई खजानों से दूर से तुम्हारी मदद करूंगा। एक के बाद एक कुल 6 सुनहरे पंख प्रकट हुए, जो फिर प्रकाश की 6 धारियों में परिवर्तित हो गए, जो निंग की ओर बढ़े। निंग और डावलॉर्ड स्नोजॉय एक बार फिर एक दूसरे से लड़ने लगे। गड़गड़ाहट। निंग ने एक बार फिर ड्रीम स्टार कला का प्रदर्शन किया। यह मेरे खिलाफ बेकार है। मैंने जिंदगी मरण के हालात में अनगिनत बार खुद को संयमित किया है। तुम्हारी मायावी कलाएं मुझे हिला भी नहीं सकती। डावलॉर्ड स्नोजॉय युद्ध करने की इच्छा से भर गया था, क्योंकि उसे सचमुच युद्ध से प्यार था। वह जानता था कि सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम उसका इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी वह अडिग होकर आगे बढ़ा। हाँ, मेरे भ्रम अभी भी पर्याप्त प्रबल नहीं हैं। निंग ये बात समझ गया था। अगर वह अपने भ्रमों से सभी सर्वोच्च डावलॉर्ड्स को पार करना चाहता था, तो उसे डावलॉर्ड फेदरड्रेस के समान स्तर तक पहुंचना होगा। शायद निंग की हृदय शक्ति डावलॉर्ड फेदरड्रेस के बराबर थी, लेकिन उसकी ड्रीम स्टार कला पूर्ण फेदरड्रेस सोलथ्रोल सॉन्ग के बराबर होने से कोसों दूर थी। भले ही मैं भ्रम का प्रयोग न करूं, फिर भी तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। निंग युद्ध में अतुलनीय रूप से क्रूर था और उसकी 6 उत्तरधनुष तलवारें अविश्वसनीय शक्ति से भरी थीं, जब वह डावलॉर्ड स्नोजॉय के हमलों को ऐसे उड़ा रहा था जैसे वे सड़ी हुई लकड़ी हों। हालांकि निंग का ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर एक क्रूर बल वाला हमला था, लेकिन ये क्षणिक और अप्रत्याशित भी था, जिससे डावलॉर्ड स्नोजॉय के लिए बचना असंभव हो जाता था और उसे हर बार हमलों का सीधा सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। धमाक धमाक धमाक। लगातार कई वार झेलने के बाद डावलॉर्ड स्नोजॉय और उसके 2 स्टारगॉड क्लोन पीछे की ओर उड़कर गिर गए। टाइमड्रीम, जल्दी से यहाँ आओ और मेरी मदद करो। डावलॉर्ड स्नोजॉय मन ही मन दहाड़ा। मैं उसे अकेले नहीं रोक सकता। भाई स्नोजॉय, कम से कम वह तुम्हें मार तो नहीं पाएगा। ये तुम्हारे लिए खुद को संयमित करने का एक शानदार मौका है। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने मन ही मन संदेश भेजा। अगर तुम मदद करने नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। डार्कनॉर्थ इस समय जिस व्यक्ति को मारना चाहता है वह तुम हो। डावलॉर्ड स्नोजॉय ने ठंडे स्वर में कहा। धिक्कार है। ये देखकर सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के पास दांत पीसकर गुस्से को निगलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हाँ भाई स्नोजॉय, चूंकि तुमने मेरी मदद मांगी है, हालांकि मैं नजदीकी मुकाबले में कमजोर हूँ, फिर भी मैं मदद के लिए जरूर आऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद डावलॉर्ड स्नोजॉय और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम दोनों ने एक साथ निंग पर हमला किया। डावलॉर्ड शाका के 6 सुनहरे पंख भी निंग की ओर प्रहार कर रहे थे।
बूम बूम बूम। निंग के हार्टवेल प्रक्षेपण और उसकी नौ नवीनता कलाओं ने उन दोनों पर दबाव डालना जारी रखा, लेकिन सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के हार्टवेल प्रक्षेपण ने कुछ दबाव को कम करने में सक्षम था, क्योंकि टाइमड्रीम ने इसे निंग के प्रक्षेपण के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। हाथ में 6 नॉर्थबो तलवारें लेकर निंग ने अपने सभी दुश्मनों का सामना किया। डाउलॉर्ड स्नोजॉय, उसके 2 स्टारगॉड क्लोन सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम और 6 अविश्वसनीय रूप से तेज सुनहरे पंख जो प्रकाश की गति से 100 गुना अधिक गति करते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 3 सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स के हमलों के सामने हमेशा टिके रह सकते हो। दूर बैठा डाउलॉर्ड शाका सचमुच ऐसा नतीजा स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये 6 सुनहरे पंख जिन्हें वह दूर से नियंत्रित कर रहा था, उसके इस पथभ्रष्ट रूप के नियंत्रण में सबसे मूल्यवान खजानों में से थे, और उसने उन्हें पहले ही जीवनदायी खजानों में बांध दिया था। आमतौर पर जब उसका सामना कठिन दुश्मनों से होता तो वह दूर से ही उन पर हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल करता। ये पंख अप्रत्याशित और अविश्वसनीय रूप से तीखे थे, जिससे वह अपने दुश्मनों को गरजते हुए वार से चीर सकता था। धिक्कार है, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने भी 6 भुजाएं प्रकट की, जिनमें से प्रत्येक भुजा में एक गहरे काले रंग का पंजा हथियार था। यह एक बहुत ही विशेष प्रकार का हथियार था और पंजों के सिरे सफेद रोशनी के धब्बों से ढके हुए थे। जब वह अपने पंजे हिलाता तो वे स्वप्नवत नृत्य करते, जिससे निंग को ऐसा लगता जैसे वह दिवा स्वप्न देख रहा हो। वास्तव में निंग को तो ऐसा भी लग रहा था जैसे उसे नींद आ रही हो। हालांकि सबसे श्रेष्ठ हार्टफोर्स कल्टीवेटर डाउलॉर्ड्स में से एक होने के नाते निंग इस विशेष हमले को आसानी से झेलने में सक्षम था। इस लड़ाई ने निंग और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के बीच के अंतर को उजागर कर दिया। निंग ने बस लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया था, उसके पास केवल उसकी हार्टफोर्स रेडिकेटर और उसकी ड्रीम स्टार कला ही हार्टफोर्स क्षमताएं थीं। ये वाकई जानलेवा तकनीकें थीं, लेकिन निंग ने अभी तक साधारण हार्टफोर्स युक्त युद्ध तकनीकों या दुश्मन को हार्टफोर्स से संक्रमित करने वाली तकनीकों को विकसित करने में कोई समय नहीं लगाया था। उसके पास बस समय ही नहीं था। मरो मरो मरो। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के होंठ लगातार यह शब्द बुदबुदा रहे थे, जो निंग के दिमाग में एक राक्षसी मंत्र की तरह गूंज रहे थे, क्योंकि वह बार बार अपने पंजों का इस्तेमाल निंग पर हमला करने के लिए कर रहा था। टाइमड्रीम, मेरा हार्टवेल तुम्हारे हार्टवेल से भी तेज है। मेरे खिलाफ तुम्हारा ऐसी तुच्छ चालें चलना सरासर मजाक है। निंग इस आदमी को मार डालने की इच्छा से भर गया। उसने अपनी तलवार की रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा डाउलॉर्ड शाका के खजानों और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया। निंग पर असली दबाव सिर्फ डाउलॉर्ड स्नोजॉय ने ही डाला था। डाउलॉर्ड स्नोजॉय सिर्फ रक्षात्मक क्षमता के मामले में शीर्ष 3 डाउलॉर्ड्स में शुमार था। हालांकि निंग के पास अपनी 9 नवीनता कलाओं और हृदय लोक प्रक्षेपण का लाभ था, फिर भी वह डाउलॉर्ड स्नोजॉय को पूरी तरह से हराने के बजाय केवल पीछे धकेल पाया। अभी की बात करें तो जब निंग 3 विरोधियों से घिरा हुआ था, वह डाउलॉर्ड स्नोजॉय को पीछे धकेल भी नहीं पाया। अद्भुत अद्भुत। डाउलॉर्ड स्नोजॉय और उसके 2 स्टारगॉड क्लोन निंग पर लगातार हमला करते रहे। डाउलॉर्ड स्नोजॉय, जल्दी करो और निकल जाओ। निंग भी अधीर हो रहा था। उसकी 6 उत्तरी धनुष तलवारें जोरदार प्रहारों में बाहर की ओर निकल रही थीं, जिससे उसे थोड़ी बढ़त मिल रही थी। हालांकि यह 3-1 की लड़ाई थी। हालांकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पास इस लड़ाई को जीतने का कोई मौका नहीं था। और सच तो ये है कि निंग वास्तव में डाउलॉर्ड स्नोजॉय से लड़ना भी नहीं चाहता था। डाउलॉर्ड स्नोजॉय एक योग्य दुश्मन था, लेकिन निंग असल में टाइमड्रीम को मारना चाहता था। नाइनडस्ट अभी भी निंग की संपत्ति दुनिया में भयानक पीड़ा झेल रहा था। वह एक महान डाउलॉर्ड था, लेकिन उसने निंग से उसे मार डालने की भीख मांगी थी। वह कितना भयानक दर्द झेल रहा था। निंग ने मन ही मन कसम खाई थी कि वह सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम को मार डालेगा, लेकिन डाउलॉर्ड स्नोजॉय उसका रास्ता रोक रहा था। तुम भाग क्यों नहीं रहे? हा डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, मैं तुम्हारी ताकत से प्रभावित हूँ। तुम हम तीनों से एक के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो। हालांकि भाई स्नोजॉय के यहाँ होने से तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ठंडी हंसी हंसा। सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। निंग ने अपनी हत्या की मंशा छिपाने की भी कोशिश नहीं की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी श्रेष्ठ डाउलॉर्ड यहाँ आएंगे। अंत में तुम ही मरोगे। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने भी अपनी जानलेवा भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की। अगर आप किसी कुत्ते को लंबे समय तक पालते हैं तो अंततः आप उससे जुड़ ही जाएंगे। किंगफ्रीक उसका सबसे समर्पित अनुचर था और अनगिनत वर्षों से उसका अनुसरण करता रहा था। जब भी टाइमड्रीम को अपने पास पहले से मौजूद किसी अच्छे खजाने की दूसरी प्रति मिलती तो वह उसे किंगफ्रीक को देने को तैयार हो जाता। यह इस बात का प्रमाण था कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। निंग ने किंगफ्रीक को मार डाला था। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम भी निंग को मारने की इच्छा से भर गया था। धमाका धमाका धमाका। निंग बार बार हवा में स्नोजॉय और टाइमड्रीम से टकराया। फूफ। निंग अचानक पीछे हट गया। प्रकाश की गति से 100 गुना तेजी से पीछे की ओर उड़ रहा था। वह भाग क्यों रहा है? सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम तुरंत चिल्लाया। उसका पीछा करो। उसे भागने मत दो। जितना हो सके उसे धीमा करो। एक बार दूसरे डाउलॉर्ड आ गए तो वह हमें रोक नहीं पाएगा। उसका पीछा करो। डाउलॉर्ड स्नोजॉय और टाइमड्रीम सभी ने निंग का पीछा किया, लेकिन वे उससे बहुत धीमे थे और जल्दी ही पीछे हट गए। फुफकार। दूर भागता हुआ निंग अचानक हवा में गायब हो गया। वह अचानक कैसे गायब हो गया? सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी आदतन सावधानी के कारण वह अपनी गति धीमी करने से खुद को रोक नहीं सका। डाउलॉर्ड स्नोजॉय ने पीछा जारी रखा। अपनी ईश्वर बुद्धि से उस क्षेत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वह अचानक क्यों गायब हो गया?
दूर खड़ा डाउलॉर्ड शाका भी हैरान था। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने सतर्कता से उस जगह का जायजा लिया। अरे, उसे अचानक एक अविश्वसनीय, जानलेवा खतरे का आभास हुआ जो उसकी ओर आ रहा है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वार! एक बेहद मुलायम ब्लेड ने वार किया, रस्सी की तरह उसकी कमर पर लिपट गया और उसे लगभग तुरंत ही बांध दिया। एक धड़कन के बाद सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के सामने कोई प्रकट हुआ। वह एक सफेद वस्त्रधारी युवक था जिसके 3 सिर, 6 भुजाएं और जानलेवा आंखें थीं। जी निंग। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के चेहरे पर हैरानी और डर का भाव था। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बचाव कलाएं ईश्वर ज्ञान को भी चकमा दे सकती हैं। ओमेगा तलवार दाव, छायाहीन तलवार इरादा। तीसरे चरण का डाउलॉर्ड बनने के बाद निंग की रक्त बूंद की मुद्रा अंतरिक्ष और समय दोनों को पार करने में सक्षम हो गई। छाया रहित मुद्रा की बात करें तो ये भी अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंच गई थी और अब ईश्वर ज्ञान को भी पूरी तरह से चकमा दे सकती थी, जिससे निंग अपने दुश्मनों को पूरी तरह से चकमा देकर उन्हें बंदी बना सकता था। यह एक भयानक घातक चाल थी। अनगिनत अराजकता चक्रों के दौरान कभी कभार ही कोई कुलीन डाउलॉर्ड इस प्रकार की घातक चाल करने में सक्षम हो जाता था और हर बार उसे उस युग के शीर्ष 3 डाउलॉर्ड्स में तुरंत स्थान मिल जाता था। ये हत्यारा कदम रिजेंट किंग के 3 हत्यारा कदमों से भी अधिक भयानक था। पुस्तक 32, अध्याय 21, छायाहीन बचाव कला। मर जाओ। जी निंग की तलवार ने सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम की कमर को लपेट लिया, उसे एक नर्म पकड़ में बांध दिया, जबकि उसकी अन्य 5 तलवारें एक साथ सेक्लॉर्ड की ओर चलीं। फुसफुसाहट। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का पूरा शरीर लगभग पारदर्शी हो गया और वह एक क्रिस्टलीय छाया बन गया, जल्दी से अपने बंधनों से मुक्त होकर दूर भाग गया। धमाका, 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 धमाका। निंग की 5 तलवारों में सर्वव्यापी विनाशकारी शक्ति थी। यह उसकी ओमेगा तलवार दाव, रक्त बूंद थी और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। प्रकाश की 5 धारियों ने मानव जैसी प्रकाश की धारी का पीछा किया और उसे सीधे वार कर दिया। स्विश! दूर से प्रकाश की मानवाकार रेखा सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम में बदल गई। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और वह अपनी छाती पकड़े हुए था। उसके होठों पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसके पास अपनी स्वप्न रूप तकनीक थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड या डाउलॉर्ड शाका जैसी क्षमताओं जितनी दुर्जेय नहीं थी। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का अजेय जलरूप वास्तव में दुर्जेय था, जबकि डाउलॉर्ड शाका का भी श्रेष्ठ था, जिससे वह प्रकाश की अनंत धाराओं में रूपांतरित हो सकता था। किसी सुरक्षात्मक क्षमता की शक्ति काफी हद तक साधक के विशिष्ट दाव पर निर्भर करती थी। उदाहरण के लिए निंग का मार्ग ओमेगा स्वॉर्ड दाव का था। हालांकि इससे उसे युद्ध में अविश्वसनीय शक्ति मिलती थी, लेकिन उसके पास जलरूप, प्रकाश रूप, स्वप्न रूप, अंधकार अवतार में बदलने की क्षमता जैसी कोई विशेष क्षमता नहीं थी। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का स्वप्न रूप थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी यह उसे निंग के हाथों से भागने के लिए पर्याप्त था। ये चोरी की कला। दूर खड़े डाउलॉर्ड स्नोजॉय और डाउलॉर्ड शाका दोनों पीले पड़ गए। भागो, तुरंत! डाउलॉर्ड शाका मन ही मन चिल्लाया, स्नोजॉय, हमें अभी भागना होगा। क्या यह महान हत्या कलाओं में से एक है? डाउलॉर्ड स्नोजॉय अभी भी सदमे और आतंक से ग्रस्त था। वह तुरंत डाउलॉर्ड शाका के पीछे पीछे दूर भाग गया। तुम दोनों मेरी मदद करो। आखिरी हमले से बाल बाल बचकर सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने मन ही मन उन दोनों को संदेश भेजा, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो हम डार्कनॉर्थ का सामना कर पाएंगे। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं अपना सारा खजाना तुम दोनों के साथ बांटने को तैयार हूँ। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम, कृपया हमें आपकी सहायता करने में असमर्थ होने के लिए क्षमा करें। भाई टाइमड्रीम, तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। डाउलॉर्ड शाका और डाउलॉर्ड स्नोजॉय टाइमड्रीम पर ध्यान ही नहीं दे पाए। वे एक साथ आगे बढ़े। डाउलॉर्ड शाका डाउलॉर्ड स्नोजॉय को उठाकर प्रकाश की गति से 100 गुना से भी ज्यादा तेजी से भागा और तेजी से गायब हो गया। निंग ने उनकी तरफ एक नजर डाली, उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। तीनों में से डाउलॉर्ड शाका को मारना सबसे मुश्किल था, क्योंकि वह प्रकाश की गति से 100 गुना ज्यादा तेजी से चल सकता था और प्रकाश में भी बदल सकता था। उसे मारना बेहद मुश्किल था। ये ठीक वैसा ही था जैसे सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम, शाका, किंगफ्रीक और स्नोजॉय ने मिलकर नाइनडस्ट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाइनडस्ट अपने अजेय जलरूप पर भरोसा करके उन्हें असहाय बना पाया था। अंत में उन्हें उससे निपटने के लिए रेड स्केटर विश का सहारा लेना पड़ा। किसी भी सर्वोच्च डाउलॉर्ड को मारना बेहद मुश्किल था। सामान्य तौर पर उन सभी में अत्यंत शक्तिशाली जीवन रक्षक क्षमताएं थीं। सौभाग्य से वेवशिफ्ट क्षेत्र ने कई स्पेस टाइम प्रभावों को दबा दिया, जिससे सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स का भागना मुश्किल हो गया। यही एकमात्र कारण था कि उनमें से कुछ के नष्ट होने की संभावना थी। जैसे ही डाउलॉर्ड शाका उड़ता गया, वह उन 6 विशाल सुनहरे पंखों से घिरा रहा। हर एक पंख बेहद बड़ा था, लगभग 30 मीटर आकार का। जब ये 6 पंख एक साथ जुड़ते तो एक गेंद की तरह मुड़ जाते, जिसने भागते समय उसकी पूरी रक्षा की। इस जादुई खजाने के मेरे चारों ओर होने से डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ मेरी सुरक्षा को भेदने और मेरे ठीक बगल में प्रकट होने में सक्षम नहीं होगा। डाउलॉर्ड शाका के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था, क्योंकि वह स्नोजॉय को साथ लेकर तेज गति से उड़ रहा था। उसके पास वास्तव में एक हत्या कला है। डाउलॉर्ड स्नोजॉय अभी भी अविश्वास की स्थिति में था। इस प्रकार की भयानक बचाव कला एक बार फिर अंतहीन प्रदेशों में प्रकट हुई है। हत्या कला शब्द का अर्थ निंग की छायाहीन बचाव कला जैसी कलाओं से है। कई पीढ़ियों पहले एक सर्वोच्च डाउलॉर्ड था जिसने इस प्रकार की बचाव कला का आविष्कार किया था। उसकी बचाव कलाओं के कारण वह चुपके से अपने शत्रुओं के पास पहुंच जाता था और ईश्वर की भी इंद्रियां उसे पकड़ नहीं पाती थीं। जब तक उसके शत्रु उसे पकड़ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी।
ये बहुत भयानक था और परिणामस्वरूप कई सर्वोच्च डाउनलॉर्ड इस हत्यारे के हाथों मारे गए। हर बार जब वह किसी हत्या के मिशन पर निकलता तो उसका निशाना मारा जाता। नतीजतन उसकी हत्या की कला का अस्तित्व एक रहस्य ही बना रहा। बहुत बाद में ही वह एक हत्या के प्रयास में असफल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसकी विशेष बचाव कला का अस्तित्व लीक हो गया। नतीजतन बाकी सभी सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स हर समय अत्यधिक सतर्कता बरतने लगे, जिससे उसके लिए किसी और की हत्या करना और भी मुश्किल हो गया। आज से जब हम बाहरी दुनिया में घूम रहे हों तो हमें एक उड़ने वाले जहाज में छिप जाना चाहिए, डाउनलॉर्ड स्नोजॉय ने कहा। उड़ने वाले जहाज की सुरक्षा वार्डों द्वारा की जाती है। अगर वह हम पर घात लगाना भी चाहे तो उसे पहले वार्डों को तोड़ना होगा। उसके लिए चुपचाप हम पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं होगा। गुप्त कलाओं का उपयोग करके एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करना और उसके भीतर की हर चीज पर हमला करना उसे हमारे बहुत करीब आने से रोकने का एक और तरीका है। दुर्भाग्य से डार्कनॉर्थ का हृदय लोक प्रक्षेपण और गुप्त कलाएं सभी बहुत ही दुर्जेय हैं। यहाँ तक कि सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का हृदय लोक प्रक्षेपण भी इनसे कुचला गया। डाउनलॉर्ड शाका ने अपना सिर हिलाया। उफ, ये डार्कनॉर्थ वाला बहुत ही भयानक है। मैं हमें हर तरफ से बचाने के लिए अपने जादुई खजानों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वह बिना मेरी जानकारी के उनके ठीक बाहर चुपके से प्रकट हो सकता है। ठीक है, डाउनलॉर्ड स्नोजॉय भी घबरा गया। अब जब दोनों को पता चल गया था कि निम के पास हत्या की कला है तो दोनों बहुत परेशान हो गए। निम जिस किसी को भी निशाना बनाता वह हमेशा के लिए एक बुरे सपने में जी लेता, क्योंकि जब तक वे निम को देखते निम उनके ठीक बगल में पहुंच चुका होता। टाइमड्रीम बहुत खराब है, शाका ने कहा। स्नोजॉय ने कहा, शुक्र है कि उनका ध्यान टाइमड्रीम पर है, हम पर नहीं। शाका ने कहा, यदि वह हमारे पीछे आता तो यद्यपि हमारे बचने की अच्छी संभावना होती, परंतु हमें निश्चित रूप से गंभीर चोटें लगती। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम तेजी से भागता रहा और रेशम के अनगिनत रेशे उसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। जाहिर है वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि निंग उस पर फिर से घात न लगा सके। भागते हुए उसने निंग से एक व्याकुल मन ही मन विनती की, भाई डार्कनॉर्थ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। मैं आपको अपना सारा खजाना देने को तैयार हूँ। समय स्वप्न। निंग ने अपने 3 सिरों वाले 6 भुजाओं वाले रूप में सभी 6 उत्तर धनुष तलवारें लहराईं और पीछा जारी रखा। मैं डाउनलॉर्ड शाका और डाउनलॉर्ड स्नोजॉय के सामने अपनी छायाहीन बचाव कला दिखाने को तैयार था, क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता था। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। छायाहीन बचाव कला को गुप्त रखना उसके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि जब ये गुप्त रहेगी तभी यह पूरी तरह से कारगर होगी। एक बार इसकी खबर फैलते ही सभी डाउनलॉर्ड सतर्क हो जाएंगे। हालांकि यह अब भी खतरनाक होगी, लेकिन अब ये घातक रूप से प्रभावी नहीं होगी। फिर भी निंग को अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा था। उसके पास न सिर्फ हार्ड फोर्स तकनीकें थीं, बल्कि उसकी नजदीकी लड़ाई की क्षमताएं भी बेहद मजबूत थीं। छायाहीन बचाव कला उसकी एक मारक चाल थी, लेकिन अगर उसे उजागर करना ही था तो उसे उजागर करना ही था। अगर वह काफी मजबूत था तो उसे अपनी तकनीकों के सबके सामने उजागर होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें उसकी तकनीकों के बारे में पता भी होता तो भी वह उन्हें सीधे युद्ध में कुचल सकता था। डार्कनॉर्थ, मेरे पास जीवन रक्षक क्षमताएं हैं। तुम्हारे लिए भी मुझे मारना आसान नहीं होगा। जब टाइमड्रीम ने निंग को अपने करीब आते देखा तो वह मन ही मन चिल्लाया, मुझे ज्यादा मत धकेलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धि के अंत तक धकेल दूंगा। निंग ने वास्तव में पीछा तेज कर दिया। तो फिर जा मर। टाइमड्रीम का चेहरा क्रूर हो गया और उसने एक काला पत्थर निकाला जो अनगिनत सुनहरे धब्बों से ढका था और मिलकर एक अजीबोगरीब आकृति बना रहा था। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने उस काले पत्थर को कुचल दिया, जिससे शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह तुरंत फूट पड़ा और उसके चारों ओर सुनहरे प्रकाश का एक चमकदार प्रभामंडल बन गया। अरे! निंग ने भौहें चढ़ाईं। स्विश! वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह कहाँ है? वह कहाँ है? सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम चिंतित और क्रोधित था। उसका हृदय लोक प्रक्षेपण निंग के प्रक्षेपण से कमजोर था और निंग अपने हृदय लोक प्रक्षेपण और 9 नवज्ञान कलाओं का उपयोग सेक्लॉर्ड को उस क्षेत्र को स्कैन करने से रोकने के लिए कर रहा था। परिणामस्वरूप वह स्वाभाविक रूप से निंग का सही स्थान नहीं ढूंढ पा रहा था। मर जाओ! सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने एक क्रोधित दहाड़ लगाई, क्योंकि उसने अपने चारों ओर सुनहरे प्रकाश के चमकदार प्रभामंडल को हर दिशा में बाहर की ओर विस्फोटित कर दिया, जिससे उनके रास्ते में आने वाले सभी लोग मारे गए। धमाका! लगभग 1 लाख किलोमीटर दूर कुछ ऊर्जा एक बाधा से टकराई। कुछ ही क्षणों बाद निंग प्रकट हुआ। उत्तरधनुष तलवारें तैयार। तलवार की रोशनी उसके सामने चमक उठी, एक ब्लैक होल में बदल गई, जिससे वह आसानी से हमले से बचाव कर सका। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम, अगर उस प्रहार की पूरी शक्ति मुझ पर केंद्रित भी हो तो भी वह मुझे ज्यादा से ज्यादा कुछ चोटें ही पहुंचा पाएगा। निंग मुस्कुराया। और जब यह इस तरह फैला हुआ है तो इससे कोई खतरा ही नहीं है। उस खजाने में निहित शक्ति पवित्र नगरों के 8 स्वामियों में से किसी एक के पूर्ण शक्ति प्रहार के लगभग 60% 70% के बराबर थी। निंग अब एक सर्वोच्च डाउनलॉर्ड था और उनके स्तर से बस एक चरण दूर था। अगर 8 स्वामियों में से कोई व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप भी करता तो भी वे निंग को एक ही वार में नहीं मार पाते, क्योंकि वह हेगेमॉन कवच से सुरक्षित था। एक क्षेत्रीय आक्रमण, सवाल ही नहीं उठता। धिक्कार है। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने अपने दांत पीस लिए, फिर मुड़ा और तेज गति से भागना जारी रखा। उसकी बचाव कला से निपटना नामुमकिन है। जब भी मैं कोई खजाना निकालूंगा वह इस छायाहीन बचाव कला का इस्तेमाल करेगा और मैं उसे मार भी नहीं पाऊंगा। सेक्लॉर्ड टाइमलॉर्ड उन्मत्त हो रहा था। अगर मेरे पास हेगेमॉन स्तर का खजाना भी होता तो भी मैं शायद उसे मार नहीं पाता।
सबसे शक्तिशाली खजानों को भी एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है। जब निंग अपनी छायाहीन बचाव कला का प्रयोग करता था तो वह पूरी तरह से गायब हो जाता था। चूंकि वह प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चल सकता था, इसलिए वह पलक झपकते ही आसानी से 10 लाख किलोमीटर दूर जा सकता था। उसके लिए निंग पर निशाना साधना या उसे मारना बिल्कुल भी संभव नहीं था। जब वह बिखरे हुए क्षेत्र में हमला करता तो वह तुरंत सामान्य से 100 गुना कमजोर हो जाता। फुफ, निंग एक बार फिर सीधे उसकी ओर उड़ी। वह मुझसे तेज है और उसका हार्टवेल्ट प्रक्षेपण मुझसे ज्यादा मजबूत है। मैं कैसे बच पाऊंगा? सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम पागल होने ही वाला था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी से धीमा और कमजोर दोनों था। उसकी ताकत हार्टफोर्स में थी, लेकिन निंग एक शक्तिशाली हार्टफोर्स कल्टीवेटर भी था। सम्राट वेव शिफ्ट, धिक्कार है तुम पर, सम्राट वेव शिफ्ट। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के दिल में नफरत भर गई। अगर हम बाहरी दुनिया में होते तो मैं स्पेस टाइम में एक छेद करके बहुत पहले ही भाग गया होता। उसके पास ढेरों खजाने थे जिनसे वह स्पेस टाइम से भाग सकता था, और एक से बढ़कर एक। पुस्तक 32, अध्याय 22, सड़क का अंत। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 6 घंटे बीत गए। इन 6 घंटों के दौरान सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने कुल 9 आक्रामक वस्तुओं का इस्तेमाल किया, जिनमें से सभी में 8 पवित्र नगरों के स्वामियों जैसी शक्ति थी। कुछ ज्यादा शक्तिशाली थी, कुछ थोड़ी कमजोर। हालांकि जी निंग की छायाहीन बचाव कला के इस्तेमाल ने सेक्लॉर्ड को खजानों पर निशाना लगाने से रोक दिया। नतीजतन निंग आसानी से हमलों को रोकने में सक्षम हो गया। वह उनसे पीछे भी नहीं गिरा। वह फिर से गायब हो गया। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम डर के मारे भागता रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा पर समझ नहीं पाया कि निंग कहाँ गया है। धमाका, एक धमाकेदार आवाज हुई और उसके आसपास के अनगिनत धागे कांप उठे, जैसे किसी चीज ने उनमें जोर से टक्कर मारी हो। डार्कनॉर्थ फिर आ गया है। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने जी निंग को, जो अभी अभी प्रकट हुआ था, धूसर चेहरे से घूरा। निंग पहले ही उन धागों को चीरकर सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। धमाका, 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 स्विश, फुश। तलवार की रोशनी की धारियां उसकी ओर बढ़ीं, कुछ तेज, कुछ धीमी, कुछ क्रूर। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम पूरी तरह से हावी हो रहा था, यहाँ तक कि डाउलॉर्ड स्नोजॉय भी नजदीकी मुकाबले में निंग के सामने कुछ नहीं था। टाइमड्रीम की तो बात ही छोड़िए, तुलनात्मक रूप से टाइमड्रीम नजदीकी मुकाबले में काफी कमजोर था। फुफ, वह एक बार फिर प्रकाश आकृति की एक धारा में बदल गया, जो फिर दूर जाकर लुप्त हो गई। यह उसका स्वप्न रूप था। मर जाओ। निंग की तलवार की रोशनी जरा भी धीमी नहीं हुई, क्योंकि वह मानवरूपी आकृति पर अपने वार और प्रहारों से वार कर रही थी। हालांकि टाइमड्रीम का स्वप्न रूप उसकी आक्रमण शक्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट करने में सक्षम था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अजेय जल रूप की तुलना में बहुत कमजोर था। क्रैक, क्रैक, क्रैक। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम दूर जाकर गायब हो गया। उसका चेहरा राख सा हो गया था। उसने जल्दी से कुछ स्पिरिट पिल्स गटक लीं। उसकी आंखों में निराशा के भाव थे। 6 घंटों में उसे 100 से ज्यादा बार भागने के लिए अपने ड्रीम फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा था। हर बार वह बुरी तरह घायल हो गया था और खुद को ठीक करने के लिए उसे स्पिरिट पिल्स पर निर्भर रहना पड़ा था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी स्पिरिट पिल्स हैं। निंग अभी भी हत्या के इरादे से भरा हुआ था। डाउल और डार्कनॉर्थ, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। मैं अराजकता चक्र के लिए तुम्हारा अनुचर बनने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। तुम क्या सोचते हो? सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने एक बार फिर दया की भीख मांगी और इस बार उसने अराजकता चक्र के लिए अनुचर के रूप में सेवा करने की पेशकश की। वह बेहद घमंडी आदमी था। यह इस बात का प्रमाण था कि वह कितनी निराशा महसूस कर रहा था कि वह किसी दूसरे के अनुचर के रूप में सेवा करने और अपना सारा खजाना सौंपने को तैयार था। वह अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और उपाय नहीं था। उसने बहुत सारी स्पिरिट पिल्स इस्तेमाल कर ली थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। एक अनुचर, तुम मुझसे कमजोर हो और तुम्हारी हृदय शक्ति भी मुझसे कमजोर है। तुम्हें अनुचर के रूप में रखने का क्या मतलब है? निंग ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुम बहुत आगे जा रहे हो। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने ठंडी आवाज में दहाड़ा। बिल्कुल सही। निंग ने अपनी नफरत छिपाने की भी कोशिश नहीं की। टाइमड्रीम के पीछे वो कब से पड़ा था, अब भला कैसे रुक सकता था? टाइमड्रीम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसका अनुचर होता तो अच्छा होता, लेकिन निंग कभी नहीं भूलेगा कि नाइनडस्ट को इतनी पीड़ा सहने के लिए मुख्य रूप से सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ही जिम्मेदार था। नाइनडस्ट के प्रति निंग के मन में जो अपराध बोध था, उसने उसे टाइमड्रीम को छोड़ने से रोक दिया। मेरी जान बख्श दो। लानत है तुम पर, वेव शिफ्ट। क्यों क्यों क्यों? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये हास्यास्पद है। आहा, वाइन सेज, जल्दी करो। क्यों क्यों? जैसे जैसे मौत धीरे धीरे सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के करीब आती गई, वह पूरी तरह से पागल होने लगा। हालांकि वाइनसेज निंग के करीब आ रहा था, फिर भी वह कुछ दिन दूर था। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। बाकी सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वे निंग के ज्यादा करीब आएं। शाका, स्नोजॉय, किंगफ्रीक और टाइमड्रीम, इन 4 सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स ने डार्कनॉर्थ पर हमला किया था। और क्या हुआ था? किंगफ्रीक मर गया। शाका और स्नोजॉय डरकर भाग गए थे और टाइमड्रीम को मौत के कगार तक खदेड़ दिया गया था। ऐसा कुछ ज्यादातर डाउलॉर्ड्स को डराने के लिए काफी था। दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड्स तो इसमें शामिल होने की सोच भी नहीं सकते थे, जबकि सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स भी घबरा गए थे। शायद सिर्फ वाइनसेज को ही जरा भी डर नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी उसे समय पर यहाँ पहुंचना था।
ऐसा कैसे हो सकता है कि यहीं मेरी मौत हो जाए। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का आभामंडल लगातार कमजोर होता जा रहा था। वह एक बार फिर एक मानव रूपी प्रकाश छाया में बदल गया। फिर उसने अपना सिर उठाकर निराशा से आसमान की ओर देखा। निम की निर्दयी तलवार की रोशनी एक बार फिर चीखती हुई उसकी ओर आए। मानव रूपी प्रकाश आकृति की ओर कटती हुई। मानव रूपी प्रकाश आकृति धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। डार्क नॉर्थ, आज मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा, लेकिन आगे चलकर तुम भी मरोगे। आहा। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का प्रकाश रूप एक उन्मत्त हंसी के साथ धीरे धीरे मंद होता गया। अंत में उसका रूप पूरी तरह से गायब हो गया। बस कुछ जादुई खजाने पीछे रह गए। निंग ने हाथ हिलाकर बचे हुए खजानों को इकट्ठा किया। मरने से पहले सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने अपनी सारी दाव सीलें और दूसरे डिस्पोजेबल खजाने इस्तेमाल कर लिए थे। चूंकि वह बच नहीं सकता था, इसलिए वह अपनी मौत से निंग को जरूरत से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाना चाहता था। निंग के हाथ बस कुछ अटूट खजाने और कीमती चीजें ही लगीं। निंग वहीं हवा में खड़ा दूर पर्वत शिखरों को घूर रहा था। वह बिल्कुल शांत था। उसे अभी भी अपनी संपत्ति दुनिया में नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी का आभास हो रहा था और उसके चेहरे पर अपराध बोध की एक झलक दिखाई दे रही थी। वह धीरे से बुदबुदाया, भाई नाइनडस्ट, रुको रुको। और बड़े भाई सोलिस्की। निंग को ये भी आभास हो गया कि डाउलॉर्ड सोलिस्की किसी अलग जगह पर एकांत साधना में लीन है। एक बार जब आप बाहर आएंगे तो मैं आपसे स्पष्टीकरण की अपेक्षा करूंगा। उसने वाकई एक बड़ी सफलता हासिल की थी, इसीलिए वह हार को जीत में बदलने में कामयाब रहा था। उसने शाका और स्नोजॉय को हराया था, फिर किंगफ्रीक और टाइमड्रीम दोनों को मार डाला था। लेकिन अगर वह सफलता हासिल नहीं करता तो वह और नाइनडस्ट दोनों खत्म हो जाते। बड़े भाई सोलिस्की, मैं आपसे स्पष्टीकरण मांगूंगा। टाइमड्रीम को मारने के बाद निंग काफी शांत था, लेकिन वेवशिफ्ट दायरे के अनगिनत दूसरे डाउलॉर्ड सदमे में थे। उसने अकेले ही 4 सर्वोच्च डाउलॉर्ड से लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी। 2 डर के मारे भाग गए थे, जबकि बाकी 2, किंगफ्रीक और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम, मर गए थे। जब राजा गोर्श की मृत्यु हुई थी तो उसकी वजह संख्याबल में कम होना था, लेकिन निंग की संख्या कम थी और उसने अपने 2 हमलावरों को मार डाला था, जो दोनों ही सर्वोच्च डाउलॉर्ड थे। ये बिल्कुल अलग बात थी। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर के रूप में भी प्रशिक्षण लेता है। उसका हार्टवेल प्रक्षेपण सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम से भी ज्यादा मजबूत है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उन महान हत्या कलाओं में से एक में निपुण है। ईश्वरीय इंद्रिय उसे ढूंढ नहीं पाती, जिससे वह बिना किसी निशान के चुपचाप आपके सामने प्रकट हो जाता है। वह बेहद भयानक है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नजदीकी मुकाबले में भी बेहद शक्तिशाली है। नजदीकी मुकाबले में वह एक साथ 4 सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स को हराने में सक्षम था। पूरे देश में तरह तरह की खबरें फैल गईं। अनगिनत अन्य डाउलॉर्ड्स भयभीत हो गए, क्योंकि उनके बीच एक और भयानक सर्वोच्च डाउलॉर्ड प्रकट हो गया था। उसकी हृदय शक्ति इतनी प्रबल थी कि सभी द्वितीय श्रेणी के डाउलॉर्ड्स, यहाँ तक कि कुछ श्रेष्ठ डाउलॉर्ड्स भी दहशत में आ गए। अगर तुम भागने में कुशल भी हो तो क्या हुआ? अगर तुम निंग की हृदय शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर पाए तो भी तुम नष्ट हो जाओगे। उसकी हत्या की कला ने सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स के दिलों में भय पैदा कर दिया था, जबकि उसके निकट युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। वह रेजेंट किंग, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम, पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार और अन्यों से भी ज्यादा भयानक था। वह इतना भयानक था कि उसे वाइनसेज के बराबर ही कहा जा सकता था। अगर वाइनसेज के पास ब्रह्मांड का खजाना न होता तो उसकी स्थिति खतरे में पड़ सकती थी। वस्तुतः इस युग के सभी सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स वेवशिफ्ट दायरे के अंतर्गत थे और इसने स्वाभाविक रूप से विभिन्न संगठनों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें पैलेस ऑफ इमॉर्टल्स भी शामिल था, एक अमर पुल के ऊपर जो दूर अमर महल के भीतर था। एक काले वस्त्रधारी वृद्ध और एक गंजा, सुनहरे बालों वाला एलियन इस पुल पर बैठकर शराब पी रहे थे। उनके बगल में एक बड़ा सा दर्पण लटका हुआ था, जो वेवशिफ्ट क्षेत्र के अंदर हो रही घटनाओं की तस्वीरें दिखा रहा था। वे निंग के 4 सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स से युद्ध और टाइमड्रीम के वध के दृश्य साफ साफ देख पा रहे थे। पुराने भाई ब्लैक क्लाउड, ये डार्कनॉर्थ का बच्चा बहुत मजबूत है। ये तुम्हारे शिष्य से भी ज्यादा मजबूत है, सुनहरे बालों वाले एलियन ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। सिर्फ नजदीकी मुकाबले में ही मेरा शिष्य उसके बराबर होना चाहिए। बात यह है कि यह डार्कनॉर्थ का बच्चा हर क्षेत्र में बेहद संतुलित है। उसमें कोई खामी नहीं है। मेरे शिष्य के हमले शायद उसके उस ब्लड ब्लेड की बदौलत थोड़े ज्यादा शक्तिशाली हों। काले वस्त्र पहने, काले बालों वाला आदमी अपना आकलन देते हुए कुछ पल रुका। फिर भी सिर्फ उसके जैसे संतुलित और दोषरहित लोग ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। उसकी तलवारबाजी पूरी तरह से दोषरहित है और हर पहलू में उत्तम है। सहमत? गंजे, सुनहरे बालों वाले एलियन ने सिर हिलाया। ये डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक साथ हार्टफोर्स कल्टीवेटर के रूप में भी प्रशिक्षण ले रहा है और इसका हार्टफोर्स बेहद मजबूत है। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वाइनसेज का दूसरा आगमन देख रहा हूँ। वाइनसेज भी ऐसा ही था, लेकिन अब उसके पास एक ब्रह्मांडीय खजाना है। इसके बिना मेरे लिए ये कहना मुश्किल होगा कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। उन्हें आपस में लड़ना होगा, सुनहरे बालों वाले एलियन ने कहा। अब जब उसके पास ब्रह्मांड का वह खजाना है तो वह निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। अफसोस की बात है, नंबर 1 डाउलॉर्ड का उच्च पद डार्क किंगडम के एक डाउलॉर्ड के पास है। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हालांकि डार्कनॉर्थ ब्राइट शो किंगडम का सदस्य है, फिर भी वह हमारे डाओ एलायंस का सदस्य है। डाओ गठबंधन एक बहुत ही शांत संगठन था। कोई भी ब्राइट शो किंगडम या प्राचीन साधकों में बिना किसी परेशानी के शामिल हो सकता था। हालांकि एओनियन किंगडम या डार्क किंगडम में शामिल होना मना था। वे संगठन प्राणघातक दुश्मन थे। मुझे सूची फिर से बदलनी होगी।
सुनहरे बालों वाले एलियन ने एक बार फिर वह सुनहरी किताब निकाली। मैंने पिछले कुछ सालों में सूची में जितने बदलाव किए हैं उतने पिछले 1000 अराजकता चक्रों में नहीं किए। उसने किताब पलटी। किताब नामों की पंक्तियों से भरी थी। उसने किताब को अपनी अमर ऊर्जा से भर दिया और नाम तुरंत फिर से बदलने लगे। जैसे ही नाम बदले, अमर महल के बाकी सभी अधीनस्थों को इसकी सूचना मिल गई और उन्होंने खबर फैलानी शुरू कर दी। अंतहीन प्रदेशों में यह नवीनतम सूची थी। शीर्ष डाउलॉर्ड वाइनसेज, दूसरा डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, तीसरा डाउलॉर्ड पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार, चौथा डाउलॉर्ड ड्रीमलोरे, पांचवां डाउलॉर्ड दीप्तिमान राजा, छठा डाउलॉर्ड स्काइक्स, सातवां डाउलॉर्ड टाइग्रोन, आठवां डाउलॉर्ड क्वीन डिस्ट्रेन, नौवां डाउलॉर्ड स्टारकिंग, 10वां डाउलॉर्ड पैलेस लॉर्ड क्लाउड वॉकर, 11वां डाउलॉर्ड राजा क्लिफबैंक, 12वां डाउलॉर्ड राजा वू, 13वां डाउलॉर्ड शाका। पुस्तक 32, अध्याय 23, एक और आधिपत्य। डाउलॉर्ड रैंकिंग का यह अद्यतन शीघ्र ही पूरे अंतहीन प्रदेशों में फैल गया। एक बर्फीले अराजक ग्रह के ऊपर। ये ग्रह खरबों सालों से बर्फ की एक ठोस गेंद की तरह जमा हुआ था और इसकी सतह पर ठंडी चाकू जैसी तेज हवा बह रही थी। इस ग्रह के ऊपर दो आकृतियां आमने सामने बैठी थीं। पहला एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर 6 सींग थे और जो बर्फीले वस्त्र पहने हुए था। ये ब्राइटशो हेगेमॉन था। उसके सामने दूसरा व्यक्ति गहरे नीले वस्त्र पहने एक सींग वाला युवक था। उस युवक के चेहरे पर कुछ शल्क थे और उसकी आंखों में मानो तारे समाये हुए थे। उसके चेहरे से शांति और स्थिरता का आभास फैल रहा था। ब्राइटशो, तुम्हारे इस रियल्म्स में वाकई कई अद्भुत डाउलॉर्ड्स हैं। सींग वाला युवक मुस्कुराया। वह वाइनसेज न सिर्फ एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर है बल्कि उसके पास एक ब्रह्मांडीय खजाना भी है। डार्कनॉर्थ के बच्चे को बस एक ब्रह्मांडीय खजाना चाहिए। एक बार उसे मिल जाए तो वह वाइनसेज के बराबर हो जाएगा। हा, ब्राइटशो हेगेमॉन हंसने लगा। वेलकिन, क्या तुम्हें पता है कि डार्कनॉर्थ कितने समय से प्रशिक्षण ले रहा है? कितने समय से? सींग वाला युवक चौंका। सार्वजनिक रैंकिंग में प्रत्येक साधक की विशेष तकनीकें तो शामिल ही नहीं थीं और यह भी नहीं बताया गया था कि वे कितने समय से साधना कर रहे हैं। अराजकता चक्र से भी कम, ब्राइटशो हेगेमॉन ने कहा। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो 10 करोड़ साल से भी कम समय के लिए। क्या? सींग वाले युवक ने आश्चर्य से कहा। ये कैसे संभव है? विशाल महाअंधकार में विचरण करते हुए मैंने अनगिनत स्थानों का दौरा किया है जिनमें कई वैकल्पिक ब्रह्मांड भी शामिल हैं। चौथे चरण का डाउलॉर्ड बनने के लिए प्रशिक्षण लेना, विशेष रूप से इतनी शक्ति वाला। निस्संदेह मेरे द्वारा मिले प्रत्येक व्यक्ति ने इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक समय बिताया है। संसार डाउलॉर्ड, उनका प्रत्येक चरण अत्यंत कठिन होता है और पिछले चरण से भी अधिक कठिन। विशेष रूप से तीसरे चरण से चौथे चरण तक जाने के लिए अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। वह इसे 10 करोड़ वर्षों से भी कम समय में कैसे पूरा कर सकता था? लेकिन ये सच है। वह मेरे ब्राइटशो साम्राज्य का है। ब्राइटशो हेगेमॉन और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया। अभी तक प्रभावित हुए इतनी कम अवधि, सींग वाले युवक ने धीरे से कहा। उसे जरूर कुछ खास परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जहां समय स्वाभाविक रूप से सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बहता है। हमें लग सकता है कि 100 करोड़ साल से भी कम समय बीता है, लेकिन असल में उसने हजारों गुना ज्यादा समय तक प्रशिक्षण लिया होगा। शायद। ब्राइटशो हेगेमॉन हंसा। अगर यह सच भी है तो भी यह बहुत कम समय है। अनंत महाअंधकार में अनंत संभावनाएं थीं, यहाँ तक कि हेजेमोन्स को भी धीरे धीरे उसमें से गुजरना पड़ता था और दूसरे लोक ब्रह्मांड में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। इसके भीतर कई अनोखे, विशेष खतरे वाले क्षेत्र भी होते थे। सामान्यतः साधक समय के सामान्य प्रवाह से अधिकतम 100 गुना तेज गति से प्रशिक्षण ले सकते थे, लेकिन महाअंधकार द्वारा निर्मित कुछ प्राकृतिक क्षेत्र समय को सामान्य से 10,000 गुना तेज या उससे भी तेज कर सकते थे। ये प्रकृति की अकथनीय शक्ति थी। सच तो ये है कि अनंत प्रदेशों में किसी को भी नहीं पता था कि निंग असल में सिर्फ तीसरे चरण का एक डाउलॉर्ड था। उसके लिए पहले चरण से तीसरे चरण तक इतनी जल्दी प्रशिक्षण लेना वाकई तर्कसंगत था, क्योंकि उसे पुनर्मिलन के पत्थर के धूपदान की मदद मिल रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लोक में आपसे मिलने पर मुझे इतने अद्भुत प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड मिलेंगे। सींग वाला युवक तुरंत शांत हो गया, क्योंकि अब तक उसने सचमुच बहुत सी अद्भुत चीजें देख ली थीं। फिर भी इन सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स के लिए डाउमज में सफल होना बेहद मुश्किल है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए अगर वे सफल हो गए तो वे तुरंत हमारे स्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ब्राइटशो हेगेमॉन ने सिर हिलाया। उनका स्तर अनंत महाअंधकार में भी वे विशेषज्ञों के बीच शक्ति के शिखर पर थे। सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स के लिए उनके स्तर तक पहुंचना बहुत बहुत कठिन था। वेवशिफ्ट दायरे में वॉर्डजी जेडसील्स के उभरने से मुझे भाग्य की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी है, जिसने मुझे मेरी नींद से जगा दिया है, सींग वाले युवक ने कहा। वेवशिफ्ट दायरा निश्चित रूप से उतना आसान स्थान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। मुझे भी कुछ धुंधला सा आभास हो रहा है। ब्राइटशो हेगेमॉन ने भी भौहें चढ़ाईं। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि वेवशिफ्ट क्या योजना बना रहा था। वेवशिफ्ट अंकगणित के ताव में उस मुकाम पर पहुंच गया है कि अब बहुत सी बड़ी शक्तियां उसकी मदद मांग रही हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह हम दोनों से भी ज्यादा रहस्यों का जानकार हो, सींग वाले युवक ने कहा। चलो अभी देखते हैं कि वेवशिफ्ट क्षेत्र में क्या क्या रहस्य छिपे हैं, ताकि हमें कुछ समझ में आए। यह मामला सुलझने के बाद मैं चला जाऊंगा। क्या आप अपने घावों से उबर चुके हैं? ब्राइटशो हेगेमॉन ने पूछा। कमोबेश, सींग वाला युवक मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे ब्रह्मांड में सोते हुए बहुत समय बिताया है। अब जब मैं जाग गया हूँ तो मेरे जाने का समय आ गया है।
ये सचमुच अफसोस की बात है। मैं उस वैकल्पिक ब्रह्मांड का स्वामी बनने के इतने करीब था। अगर मैं सफल हो जाता तो मैं एक अन्य ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता। अफसोस, अंत में मुझे घेर लिया गया और दूसरों ने मुझ पर हमला कर दिया। सौभाग्य से मैं समय रहते भागने में कामयाब रहा, वरना मैं वहीं मर जाता। हर बार जब किसी दूसरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए युद्ध होगा तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। ब्राइट शो हेगेमॉन ने अपना सिर हिलाया। मैंने इस पूरे समय अपनी मातृभूमि में ही रहने का फैसला किया है। मेरा सूचना नेटवर्क तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। आज तक मैंने इनमें से किसी भी संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया है। ब्राइट शो, तुम कितने शक्तिशाली हो। अगर तुम असफल भी हो गए तो भी तुम सफलतापूर्वक बच निकलने में सक्षम होगे। मैं भी तुम्हारी अंतरिक्ष समय भागने की क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता, सींग वाले युवक ने कहा। इसीलिए मैंने बहुत पहले तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ साहसिक कार्य पर जाना चाहिए। जब तुम ज्यादा जगहों पर जाओगे और ज्यादा दोस्त बनाओगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा सूचना नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। अंततः तुम स्वयं एक अन्य लोक के स्वामी बन सकते हो। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? मैं अपने कबीले के लोगों के बारे में बहुत अधिक चिंतित हूँ, ब्राइट शो हेगेमॉन ने कहा। तुम अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ले लेते हो, सींग वाले युवक ने कहा। मेरी तरफ देखो, देखो मैं कितना आजाद और निश्चिंत हूँ। मैं भी एक अराजकतावादी देवता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा जगहों पर घूम चुका हूँ। मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी जितनी थकाऊ नहीं है। हम अराजकतावादी देवता तो अकेले ही तारों के बीच से गुजरने के लिए बने हैं। दूसरों की परवाह किसे है? मेरे लिए खुश रहना ही काफी है ना? हर किसी की अपनी पसंद होती है। ब्राइट शो हेगेमॉन मुस्कुराया। ओह ठीक है, क्या तुम्हें वे 6 सामग्रियां मिल गईं जिन्हें ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? सींग वाले युवक ने पूछा। वे 6 सामग्रियां कभी तुम्हारे इस ब्रह्मांड में पाई जाती थीं। मुझे इनमें से 5 मिल गए हैं, ब्राइट शो हेगेमॉन ने कहा। ये सभी वस्तुएं अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। मैं इतनी सारी जगहों पर गया हूँ, फिर भी सभी 6 हासिल नहीं कर पाया। सींग वाले युवक ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। जब मेरे पास ये सभी सामग्रियां होंगी तभी मैं अपने एम्पायरियन यांग 9 की में पूरी तरह से महारत हासिल कर पाऊंगा। उफ, अगर मैंने उस आखिरी संघर्ष के दौरान ही इसमें महारत हासिल कर ली होती तो शायद मैं बहुत पहले ही अदरवाइज लॉर्ड बन गया होता। एम्पायरियन यांग 9 की अस्तित्व में मौजूद सबसे सर्वोच्च गुप्त कलाओं में से एक है। इसमें इतनी आसानी से महारत हासिल नहीं होगी, ब्राइट शो हेगेमॉन हंसा। मुझे डर है कि आपको महाअंधकार में अपनी यात्रा जारी रखनी होगी और कुछ और जगहों पर जाना होगा। मैं अकेला नहीं रहूंगा। तुम्हारा ये ब्रह्मांड जल्द ही यिन यांग संसार चक्रों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। तब तक तुम्हें इन युवाओं को भी इस विशाल संसार में भ्रमण कराना होगा, सींग वाले युवक ने कहा। यिन यांग संसार चक्र? ब्राइट शो हेगेमॉन थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से सिर हिलाया। ये अंतहीन आदिम अराजकता से पैदा हुई सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। साधक उनकी शक्ति का विरोध नहीं कर सकते। मैं जितना हो सके उतना समय खरीदने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर सचमुच कुछ नहीं किया जा सका तो मुझे भी भटकना पड़ेगा। चलो ऐसी निराशाजनक चीजों की बात ही न करें। ब्राइट शो हेगेमॉन मुस्कुराया। चलो अपना ध्यान वेवशिफ्ट दायरे पर ही केंद्रित रखें। चूंकि तुम्हें भी इसमें कुछ अजीब लग रहा है तो इसमें जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। बिल्कुल, सींग वाला युवक भी उत्सुक हो गया। उनके सामने वेवशिफ्ट दायरे में चल रहे दृश्यों की एक तैरती हुई छवि थी और केंद्र में जी निंग का तेज गति से भागने का दृश्य था। इस समय निंग पूरे अनंत प्रदेश की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों के ध्यान का केंद्र था। यहाँ तक कि कुछ एकांत प्रिय शाश्वत सम्राट भी उस पर नजर रखे हुए थे। झटपट निंग को इसकी न तो कोई जानकारी थी और न ही उसे इसकी परवाह। वो तो बस जल्द से जल्द 9 परतों से बच निकलना चाहता था। धमाका धमाका धमाका, एक के बाद एक हार्टवेल प्रोजेक्शन उस पर टूट पड़े, जिनमें से सबसे मजबूत प्रोजेक्शन बीच में वाइनसेज के नियंत्रण में था। निंग के पास उनके प्रोजेक्शन का विरोध करने के लिए अपने हार्टवेल प्रोजेक्शन को छोटा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। टाइमड्रीम की मृत्यु के बाद से सबसे श्रेष्ठ डाउनलॉर्ड्स में 3 हार्टफोर्स कल्टीवेटर बचे थे, जी निंग, वाइनसेज और पैलेस लॉर्ड क्लाउड वॉकर। क्लाउड वॉकर ब्राइट शो किंगडम के हॉट पैलेस का स्वामी था, जिसका अर्थ था कि वह स्वाभाविक रूप से उस राज्य का सदस्य था और किसी अन्य सदस्य की हत्या न करने की आजीवन शपथ से बंधा था। इस प्रकार क्लाउड वॉकर ने अभी तक निंग के साथ कुछ नहीं किया था। सिर्फ हृदय जगत के अनुमानों के मामले में निंग वाइनसेज से थोड़ा बेहतर था, लेकिन अगर उसने अपने हृदय जगत के अनुमान को बढ़ा दिया और उसे बहुत बड़ा कर दिया तो उसके अनुमान की शक्ति कम हो जाएगी। इस समय 20 से ज्यादा द्वितीय श्रेणी के हार्टफोर्स डाउनलॉर्ड्स निंग को दबाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उनमें से सिर्फ 4 या 5 मिलकर भी एक प्रथम श्रेणी के डाउनलॉर्ड की शक्ति के बराबर थे। हालांकि ये हार्टवेल प्रक्षेपण ऊर्जा की एक ऐसी शक्ति थी जिन्हें वास्तव में एक साथ विलय नहीं किया जा सकता था, और इसलिए अगर निंग अपने हार्टवेल प्रक्षेपण के पदचिह्न को छोटा कर देता तो उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तुम बच नहीं पाओगे, डार्क नॉर्थ। दूर से एक ठंडी आवाज गूंजी। शाका और बाकी लोग तुम्हें काफी देर तक बांधे रखने में कामयाब रहे। हमने आसपास के इलाके में एक विशाल घेरा बना लिया है और मैं तुम्हारे काफी करीब हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक छोटा सा द्वंद्व युद्ध होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं पाया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारा पीछा करना बंद कर दूंगा। मेरी मौजूदगी के बिना बाकी सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स शायद तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वाइनसेज, निंग प्रकाश की 100 गुनी गति से भागता रहा।
उसने भौंककर जवाब दिया, मुझसे लड़ना है तो पहले मुझे पकड़ो। निंग निश्चित रूप से धीमा नहीं पड़ने वाला था। आखिरकार उसे वाइनसेज के खिलाफ अपनी जीत की संभावनाओं पर भी पूरा भरोसा नहीं था। पुस्तक 32 अध्याय 24 जी निंग और वाइनसेज। जी निंग भागता रहा। रास्ते में उसका सामना डाउलॉर्ड्स की कई टुकड़ियों से हुआ, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उससे भिड़े। सब जानते थे कि कैसे उसने 4 सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स से मुकाबला किया और उनमें से 2 को मार गिराया। इसका मतलब था कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ वाकई इतना ताकतवर था कि उसका मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल था। ये सब वाइनसेज पर निर्भर होगा। अनगिनत डाउलॉर्ड यही सोच रहे थे। महल के स्वामी डॉनस्टार की रैंकिंग अब निंग और वाइनसेज के बाद दूसरे नंबर पर थी। वह अपनी विशाल कुल्हाड़ी पीठ पर उठाए एक पहाड़ की चोटी पर कमल मुद्रा में बैठे दूर तक देख रहे थे। तभी एक रोशनी की किरण उनके पास से गुजरी। वह जी निंग थी। निंग ने डॉनस्टार पर एक नजर भी डाली। सावधान रहो डार्कनॉर्थ। डॉनस्टार ने उस पर मुस्कुराया। धन्यवाद, निंग ने कहा और फिर भागना जारी रखा। निंग को जाते देख डॉनस्टार मुस्कुराया। वह ब्राइट शो किंगडम का सदस्य था। वह निंग को रोक नहीं सकता था। अमर महल ने डार्कनॉर्थ को मुझसे ऊपर रखा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना मजबूत है। डॉनस्टार एक रोशनी की किरण में बदल गया जो निंग से काफी पीछे रह गई। वाइनसेज मुझे मुश्किल से हरा पाया था। अब जब उसके पास ब्रह्मांड का खजाना है तो मुझे आश्चर्य है कि उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई होगी। डॉनस्टार ये देखने के लिए काफी उत्सुक था कि निंग और वाइनसेज के बीच लड़ाई का क्या नतीजा होगा। ये समझना जरूरी है कि अमर महल द्वारा दी गई रैंकिंग में कुछ अलिखित नियम भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को खुली लड़ाई में हरा देते हैं तो आपको उसकी रैंक लेनी होगी। जैसे कि डॉलॉर्ड ड्रीमलो ने रेडिएंट किंग को हराया था। रैंकिंग हासिल करने का एक और तरीका अनगिनत अन्य डाउलॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त होना था। निंग का 4 सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स से एक साथ लड़ने और यहाँ तक कि टाइम ड्रीम और किंग फ्रीक को मारने का कारनामा कुछ ऐसा था जो महल के स्वामी डॉनस्टार और अन्य लोग नहीं कर पाते। इस प्रकार कई अन्य डाउलॉर्ड्स ने स्वीकार किया कि निंग वाइनसेज के बाद दूसरे स्थान पर था और इस प्रकार उसे सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया। आमतौर पर किसी लड़ाई के असली समाधान के बिना किसी को रैंकिंग नहीं दी जाती। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड और डाउलॉर्ड स्नोजॉय दोनों ही बेहद ताकतवर थे, लेकिन अब तक उनमें से किसी ने भी किसी भी शीर्ष रैंक वाले डाउलॉर्ड को नहीं हराया था। नाइनडस्ट किंग फ्रीक स्नोजॉय और शाका से घिरा हुआ था। वह वास्तव में उनमें से किसी को भी हरा नहीं पाया था, जबकि फिंटक्वीन डिस्ट्रेन के साथ उसकी लड़ाई भी अनिर्णीत रही थी। उसे किस रैंक पर रखा जाए, 8, 9, 10, यह एक विवाद का विषय था। आपको या तो अन्य डाउलॉर्ड्स द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाना था या एक खुली लड़ाई में एक रैंक वाले डाउलॉर्ड को हराना था। उसे सार्वजनिक रूप से मुझसे श्रेष्ठ माना जाता है, डॉनस्टार ने मन ही मन सोचा। मेरे दाव हृदय को देखते हुए उसका हृदय बल मुझे बिल्कुल भी हिला नहीं पाएगा। जहां तक नजदीकी मुकाबले की बात है, मुझे डार्कनॉर्थ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उन्होंने उसे सचमुच मुझसे ऊपर रखा है। मुझे उसके साथ मुकाबला करने का मौका ढूंढना होगा, फिर उसे हराना होगा। महल का स्वामी डॉनस्टार बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से वह इस नई रैंकिंग के नतीजों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। वाइनसेज और डॉनस्टार पहले से ही मुझसे ऊपर थे। अब डार्कनॉर्थ भी मुझसे ऊपर है। लाल वस्त्र पहने एक युवक खून के रंग का ब्लेड पकड़े हुए दूर तक घूर रहा था। उससे युद्ध करने की इच्छा झलक रही थी। मैंने रेडिएंट किंग को हरा दिया है। बस दिक्कत यह है कि मैं अभी तक डॉनस्टार या डार्कनॉर्थ से नहीं टकराया हूँ। डाउलॉर्ड ड्रीमलो बहुत घमंडी था। वह आम डाउलॉर्ड्स को चुनौती देने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। उसने सबसे पहले रेडिएंट किंग को चुनौती दी, जबकि वेवशिफ्ट दायरे का कोई भी खजाना अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। आखिरकार वह जीत ही गया। अभी वह डॉनस्टार और डार्कनॉर्थ को चुनौती देना चाहता था। अगर वह जीत गया तो वह वाइनसेज को चुनौती देगा। मेरी कृपाण को कोई नहीं रोक सकता। डाउलॉर्ड ड्रीमलो युद्ध करने की इच्छा से भर गया। फुसफुसाहट। वह तेज गति से आसमान में उड़ गया, लेकिन वह अभी भी निंग और डॉनस्टार से काफी दूर था। इस समय निंग और डॉनस्टार एक दूसरे के बहुत पास थे, जबकि वाइनसेज निंग से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर था। जहां तक डाउलॉर्ड ड्रीमलो की बात है, वह अभी भी 10 दिन से ज्यादा दूर था। वाइनसेज को ठीक ठीक पता था कि निंग कहाँ है, लेकिन निंग को नहीं पता था कि वाइनसेज कहाँ है। 20 से ज्यादा सेकंड टियर हार्टफोर्स डाउलॉर्ड्स अपने हार्टवेल्ट प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके उसके हार्टवेल्ट को दबा रहे थे, जिससे उसे अपना हार्टवेल्ट छोटा रखना पड़ रहा था और वाइनसेज को ढूंढना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। फुफ। निंग एक विशाल मैली नदी के पानी से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ रहा था। अरे, निंग का चेहरा अचानक थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। वह रुक गया और दूर तक देखने लगा। नदी की सतह के ऊपर एक और आकृति दिखाई दी। यह एक आदमी था जिसने पुराने काले वस्त्र पहने हुए थे जिन पर कुछ चित्र बने हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें धुंधली लग रही थीं। वह बहुत ही अस्त व्यस्त लग रहा था, लेकिन वहां खड़े होकर ही वह किसी तरह इस विशाल दुनिया का केंद्र बन गया, मानो वह इस धरती का अधिपति हो। वाइनसेज, निंग ने धीरे से कहा। डार्कनॉर्थ। वाइनसेज मुस्कुराया। उसकी नजर धीरे धीरे तेज होती गई। तुम इस लड़ाई से बच नहीं पाओगे। दिलचस्प। शीर्ष वरीयता प्राप्त टीम बनाम द्वितीय वरीयता प्राप्त टीम। ब्राइट शो, हेगेमॉन और सींग वाले युवा उस जमे हुए ग्रह के ऊपर से खेल को खेलते हुए देखते रहे। वाइनसेज अपने जीवनकाल के अंत के करीब पहुंच रहा है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके मरने के बाद डार्कनॉर्थ पहले स्थान पर होगा। उन दोनों को लड़ते देखने का मौका वाकई एक दुर्लभ अवसर है।
गंजा, सुनहरे बालों वाला एलियन और दाओ एलायंस के अमर महल में रहने वाला काले वस्त्रधारी काले बालों वाला बुजुर्ग भी उत्सुकता से देख रहे थे। अनंत प्रदेशों में डाउलॉर्ड्स से लेकर हेगेमॉन्स तक सभी इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। बेशक डाउलॉर्ड्स इस लड़ाई को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे या इसकी बारीकियों को नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि परिणाम क्या होंगे। शीर्ष दाउलॉर्ड बनाम दूसरा दाउलॉर्ड। पहला अनगिनत वर्षों से रैंकिंग में शीर्ष पर था और अब उसके पास ब्रह्मांड का खजाना था। दूसरे ने बहुत कम समय के लिए प्रशिक्षण लिया था और अचानक प्रमुखता हासिल कर ली थी और अभी कुछ ही समय पहले किंग फ्रीक और टाइमर ड्रीम को मार गिराया था। उसकी गति अजेय लग रही थी। उस विशाल नदी के ऊपर निंग और वाइनसेज दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। किसी में भी एक दूसरे को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। बहुत लंबा अरसा हो गया है जब मैं किसी से हारा हूँ। डॉनस्टार और रेडेंट किंग ताकत में मेरे बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी वे थोड़े कमजोर हैं। वाइनसेज की आंखों में युद्ध करने की इच्छा जगी। हालांकि उसकी आवाज काफी शांत थी, फिर भी वह नदी के ऊपर हवा में गूंज रही थी। वे कमजोर इसलिए हैं क्योंकि उनमें से कोई भी हार्टफोर्स कल्टीवेटर नहीं है। हालांकि तुम एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर हो। तुम्हारे पास मुझे हराने का मौका है, लेकिन हाँ, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब मैं अपने ब्रह्मांडीय खजाने का इस्तेमाल करने से इनकार कर दूं। वाइनसेज शांति से हंसा। चिंता मत करो, फिलहाल मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे तब भी नहीं हरा सकते जब मैं अपने ब्रह्मांडीय खजाने का इस्तेमाल न करूं, तो तुम बस आगे बढ़ो और मुहर सौंप दो। मेरे लिए किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करना दुर्लभ है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। वाइनसेज के शब्द शांत थे, लेकिन अहंकार और अजेय अभिमान से भरे हुए थे। अपने ब्रह्मांडीय खजाने के बिना भी वह अपने साथी डाउलॉर्ड्स के बीच अजेय था। अब जब उसके पास एक खजाना था, तो वह सचमुच अपने सभी तथाकथित साथियों को नीची नजर से देखता था। अब वह आमतौर पर अपना समय प्राचीन शाश्वत सम्राटों के साथ बिताता था और डाउलॉर्ड्स से बहुत कम बातचीत करता था। हाँ, तुम मुझे मारना नहीं चाहते? अभी तो हमारी लड़ाई भी नहीं हुई है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम मुझे मार सकते हो? अगर तुम अपने ब्रह्मांड के खजाने का भी इस्तेमाल कर लो, तो भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। निंग ने ठंडी सांस ली। चलो, बकवास बंद करो। ये लो, फुफ। निंग हवा में गायब हो गया। यही हत्या की कला है। वाइनसेज का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। धमाका। वाइनसेज से तुरंत ही रक्तिम प्रकाश की एक अद्भुत आभा निकली। साथ ही एक हृदय लोक का प्रक्षेपण भी जो अंधकार और मृत्यु के सार से भरा हुआ था। दोनों एक साथ जुड़ गए। धमाका, धमाका, धमाका। कई धमाकेदार आवाजें गूंज उठी। निंग ने अपनी नौ नवीनता कलाओं को अपने हृदय लोक प्रक्षेपण के साथ मिला दिया था, जबकि वाइनसेज ने अपनी रक्त प्रकाश कलाओं को अपने हृदय लोक प्रक्षेपण के साथ मिला दिया था। दोनों एक दूसरे से टकराए, जिसमें निंग को थोड़ी बढ़त मिली। हालांकि वाइनसेज के चारों ओर प्रकाश का रक्तिम प्रभामंडल अभी भी लगभग 10,000 किलोमीटर का व्यास बनाए रखने में सक्षम था। निंग का सिलहुट अचानक उस रक्तिम प्रकाश क्षेत्र के बाहर प्रकट हुआ। तुम्हारी गुप्त कलाएं बहुत शक्तिशाली हैं, निंग ने प्रशंसा की। रक्तिम प्रकाश कला और हृदय लोक प्रक्षेपण की ऊर्जा ने मिलकर अपने मार्ग में आने वाले सभी को नष्ट कर दिया। अगर निंग उसकी सीमा में प्रवेश करता, तो उस पर आक्रमण होता। उसके पूर्व प्रतिद्वंद्वियों जैसे टाइमर ड्रीम और शाका की गुप्त कलाएं और हृदय लोक प्रक्षेपण निंग से कमजोर थे। परिणामस्वरूप उन्हें युद्ध में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तुम्हारी गुप्त कलाएं और भी शक्तिशाली हैं, लेकिन इसके सहायक प्रभाव मेरे से कमतर हैं। वाइनसेज ने सिर हिलाया। मेरी इस गुप्त कला को असुर क्षेत्र कहा जाता है और मेरी हृदय शक्ति और मेरा हृदय बल इसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। मेरे विरुद्ध संघर्ष करने वाले शत्रुओं को न केवल मेरे हृदय जगत प्रक्षेपण और असुर क्षेत्र के दबाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें मेरे हृदय बल के आक्रमण भी सहने पड़ते हैं। असुर क्षेत्र। निंग ने सिर हिलाया। उसने वाइनसेज के कुछ सर्वोच्च आक्रमणों के बारे में पहले भी सुना था। जब हृदय बल साधक न तो बल के आक्रमणों का और न ही ब्रह्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ होते, तो उन्हें अधिक कोमल और कपटी तरीकों का उपयोग करना पड़ता। वाइनसेज का असुर क्षेत्र इसका एक अच्छा उदाहरण था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें गुप्त कलाओं और हृदय बल दोनों का सम्मिश्रण था, जिससे यह एक भयानक रूप से प्रबल दमनकारी प्रभाव के साथ साथ एक संक्षारक आत्मा आक्रमणकारी प्रभाव भी प्रदान करती थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती, इसमें फंसा कोई भी साधक चिड़चिड़ा होता जाता। उनकी भावनाओं पर पड़ने वाले इस प्रभाव के कारण उनके लिए सर्वश्रेष्ठ युद्ध स्थिति में बने रहना और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना कठिन हो जाता, जिसके परिणामस्वरूप वे हार जाते। निंग की अपनी योजना हॉटस्वॉर्ड तकनीक में महारत हासिल करने और वैसा ही करने की थी। उसने बहुत पहले ही इसकी बुनियादी समझ हासिल कर ली थी, लेकिन बाद के चरण बेहद मुश्किल थे। अब तक उसने इस पर पर्याप्त समय नहीं लगाया था। एक डाउलॉर्ड के रूप में तीसरे चरण से चौथे चरण तक पहुंचने में उसे बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। उसके पास हॉटस्वॉर्ड कला पर काम करने के लिए बहुत समय होगा। बातें सस्ती हैं। दुनिया की सारी बातें तुम्हें जरा भी ताकतवर नहीं बना सकती। दिखाओ कि तुम्हारे पास असल में क्या है। निंग ने तुरंत 3 सिर 6 भुजाएं प्रकट की और अपने हाथों में 6 उत्तरधनुष तलवारें पकड़ लीं। धमाका। निंग ने एक ही समय में अपनी 9 नवीनता कलाओं और अपने हृदय लोक प्रक्षेपण को उजागर कर दिया। निंग और वाइनसेज तेजी से एक दूसरे के और करीब आने लगे। उनकी गुप्त कलाएं और हृदय लोक प्रक्षेपण एक दूसरे से टकरा रहे थे, मानो दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हों। भाड़ में जाओ। निंग अतुलनीय रूप से वीर था और उसने अपनी ओमेगा स्वॉर्ड दाओ
हेवन ब्रेकर का इस्तेमाल करते हुए सीधे वाइनसेज की ओर धावा बोला। उसकी 6 नॉर्थबो तलवारें असीम शक्ति से भरी हुई थीं और वह सारी शक्ति वाइनसेज की ओर ज्वालामुखी की श्रृंखला की तरह फूट पड़ी। पुस्तक 32 अध्याय 25 सर्वोच्चों का द्वंद्व। वाइनसेज वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर को चकमा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने कुल 6 भुजाएं प्रकट की और उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसके सभी 6 हाथों में एक अजीब अद्भुत शक्ति समाहित थी। अगर केवल विश्व स्तरीय साधक ही मौजूद होते तो इस हमले को देखकर ही उनकी आत्माएं और सच्ची आत्माएं नष्ट हो सकती थीं। जी निंग, वाइनसेज के समान स्तर की एक प्रमुख शक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। समाप्त करो। वाइनसेज के 6 हाथ एक साथ खुल गए और बाहर की ओर प्रहार किया। धमाक। निंग की 6 उत्तरी धनुष तलवारें भी जोरदार तरीके से नीचे गिरीं। ये सामने से हुए हमलों का एक सीधा टकराव था। धमाका। निंग और वाइनसेज दोनों पीछे की ओर गिर पड़े। शक्ति की एक भयानक लहर चारों ओर फैल गई, जिससे महल के स्वामी डॉनस्टार जैसे दूर बैठे दर्शक भी प्रभावित हुए। डॉनस्टार ने आश्चर्य से कहा, वाइनसेज के एक्सटर्मिनेशन पाम्स अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन ड्राकनॉर्थ वास्तव में उन्हें सीधे रोकने में सक्षम था। दोनों वास्तव में लड़कर रुक गए। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मुझसे एक और वार लो। वाइनसेज ने पानी के ऊपर अपना पैर जमाया, फिर एक बार फिर आगे बढ़ा। उसकी 6 भुजाएं चट्टान के पंखों की तरह धीमे कोमल तरीके से फैली हुई थीं। फुफ। वाइनसेज निंग के और करीब आता गया, अपने साथ एक भूतिया शक्ति का उभार लिए हुए। उसके शरीर ने असंख्य धुंधली छवियों को जन्म दिया और उसकी 6 भुजाएं अनगिनत धुंधली रेखाओं में बदल गईं, मानो उसकी हजारों भुजाएं हों। हर एक हाथ अलग अलग मुद्राएं अपना रहा था, जैसे पंजे, हथेलियां या हल्के धक्के। वाइनसेज किसी भूत या स्वप्न की तरह निंग की ओर बढ़ा। उसके अनगिनत हाथ उसकी ओर बढ़े हुए थे। अगर विनाश हथेलियां कठोर, आक्रामक यांग शैली के विनाश का चरमोत्कर्ष थी, तो ये तकनीक कोमल यिन शैली के आक्रमणों का चरमोत्कर्ष थी। लाओ। निंग ये देखकर बहुत खुश हुआ। वह सीधे वाइनसेज की ओर बढ़ा। उसकी 6 उत्तरधनुष तलवारें अप्रत्याशित, क्षणभंगुर और पारदर्शी हो गईं, बिना किसी कारण के गायब और फिर प्रकट हो गईं। स्लैश 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 स्लैश। हर बार जब निंग की तलवारें और वाइनसेज की हथेलियां टकराती, तो टक्कर बहुत ही हल्की और कोमल होती। दोनों बहुत ही कोमल यिन शैली के हमले कर रहे थे, लेकिन हर वार जानलेवा इरादे से भरा होता था। निंग की छायारहित बचाव कला का जन्म उसके छायारहित रुख से हुआ था। अब तक उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव छायारहित सभी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम था। यह ऊर्जा पुनर्निर्देशन में कुशल था और पूरी तरह से अप्रत्याशित था, जिससे ये सबसे कोमल और यिन शैली का हमला बन गया। दोनों नर्तकियों की जोड़ी की तरह थे। हर टकराव फुसफुसाहट जितना हल्का था और चालें अतुलनीय रूप से कोमल थीं, लेकिन दोनों की चालें अविश्वसनीय रूप से तेज धुंधली थीं। वाइनसेज अनगिनत उतार चढ़ाव वाली परछाइयों को जन्म दे रहा था, जबकि निंग कभी कभी गायब हो जाता और फिर असुरों के प्रभाव में फिर से प्रकट होने को मजबूर हो जाता। दिलचस्प। दूर महल के स्वामी डॉनस्टार हंसे। वाइनसेज के 3 घातक हमले हैं, एक्सटर्मिनेशन पाम्स, असुर नृत्य और अवेकनिंग ड्रीम, जिनमें से प्रत्येक हमला पिछले वाले से ज्यादा घातक होता है। हालांकि एक्सटर्मिनेशन पाम्स बहुत प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त परिवर्तनशीलता और लचीलापन नहीं होता। असुर नृत्य और ड्रीमवेकर फिंगर ज्यादा अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन ड्राकनॉर्थ एक बेहद शक्तिशाली हार्टफोर्स कल्टीवेटर है। असुर डोमेन उसके सामने लगभग बेकार है, जिससे असुर नृत्य भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। असुर नृत्य वाइनसेज के सबसे शक्तिशाली आक्रमणों में से एक था। जब वह डॉनस्टार और अन्य के विरुद्ध लड़ता था, तो वह आमतौर पर सबसे पहले अपने हृदयलोक प्रक्षेपण और अपने असुर क्षेत्र का प्रयोग करता था। जब असुर क्षेत्र का प्रयोग उसके असुर नृत्य के साथ किया जाता था, तो उसके शत्रुओं के लिए उसका कुछ भी कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता था। लगता है उसे ड्रीमवेकर फिंगर पर भरोसा करना होगा। महल के स्वामी डॉनस्टार ने सिर हिलाया। वाइनसेज ने इसी रुख पर भरोसा करके अंतहीन प्रदेशों के नंबर 1 डाउलॉर्ड के रूप में पहचान बनाई। जिस तरह डाउलॉर्ड फेदरड्रेस का सबसे शक्तिशाली जानलेवा हमला फेदरड्रेस सोल्थ्रोल मेलोडी था, उसी तरह वाइनसेज का सबसे घातक हमला उसकी ड्रीमवेकर फिंगर थी। माना जाता है कि यह एक जानलेवा हमला था जो उसने नशे में धुत होकर अगली सुबह जागने के बाद अचानक किया था। इस हमले के आगे महल के स्वामी डॉनस्टार और रेडिएंट किंग जैसे दिग्गज भी हार गए, और इस तरह वाइनसेज अंतहीन प्रदेशों का निर्विवाद रूप से नंबर 1 डाउलॉर्ड बन गया। लेकिन जाहिर है महल के स्वामी डॉनस्टार और रेडिएंट किंग दोनों के पास अपने अपने भयानक घातक हमले थे। वाइनसेज उन्हें हरा पाने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि जब वे उससे लड़ेंगे तो उसके हृदयलोक प्रक्षेपण और असुर क्षेत्र से प्रभावित होंगे। युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी असली शक्ति 60% - 70% तक कम हो जाएगी। उन दोनों का उससे हारना स्वाभाविक था। यही कारण था कि ऐतिहासिक दृष्टि से अधिकांश नंबर 1 डाउलॉर्ड्स हार्टफोर्स कल्टीवेटर थे। हालांकि दुश्मन उनके हार्टफोर्स ब्रह्म और अन्य हार्टफोर्स हमलों को झेलने में सक्षम हो सकते थे, फिर भी हार्टवेल्ड प्रक्षेपण से दुश्मन कमजोर हो जाते थे, जिससे दोनों के बीच असमान प्रतिस्पर्धा होती थी। फुफ। पानी की सतह से गोलाकार लहरें उठीं। निंग और वाइनसेज एक और टकराव के बाद अभी अभी अलग हुए थे। वाइनसेज पानी की सतह पर खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। डॉनस्टार और रेडिएंट किंग भी मेरे पहले 2 घातक हमलों का बमुश्किल सामना कर पाए।
मेरा आखिरी हमला ड्रीमवेकर फिंगर के नाम से जाना जाता है। अगर तुम इसका सामना कर पाए और अपराजित रहे तो इसका मतलब है कि तुम डॉनस्टार और रेडिएंट किंग से भी ज्यादा ताकतवर हो। ऐसे में मैं तुम्हें हराने के लिए अपने ब्रह्मांड के खजाने का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जाहिर है अगर तुम ड्रीमवेकर फिंगर से गिर गए तो तुम मेरे ब्रह्मांड के खजाने को देखने के लायक नहीं रहोगे। ड्रीमवेकर फिंगर, निंग ने शांति से कहा। मेरे पास भी एक जानलेवा हमला है जो मैंने अभी तक नहीं दिखाया है। देखते हैं किसका वार ज्यादा जोरदार है। तकनीकी रूप से कहें तो निंग की तीनों आक्रमणकारी मुद्राएं, छायाहीन मुद्रा, स्वर्गभंजक मुद्रा और रक्तपात मुद्रा, एक ही स्तर पर थीं। हालांकि उसकी उत्तरधनुष तलवारें टूटे हुए ग्रहीय केंद्र से सुनहरी रेत को अवशोषित करने के बाद विकसित हुई थीं, जिससे रक्तपात मुद्रा की शक्ति 5 गुना बढ़ गई थी। 5 गुना। इसका क्या मतलब था? दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड के रूप में निंग आसानी से अंतरिक्ष को पार कर सकता था। तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड के रूप में वह प्रकाश की गति से 100 गुना की सीमा को भी आसानी से पार कर सकता था। यहाँ तक कि डाउनलॉर्ड शाका भी इस हमले में एक ही वार में पराजित हो गया था। नॉर्थबो तलवारों के विशेष गुणों के कारण रक्त ड्रॉप रुख निंग का सबसे शक्तिशाली आक्रमण रुख था। ओह, वाइनसेज हिलने लगा। तो मेरा वार झेलो। वाइनसेज एक विशालकाय रॉक की तरह था जो बिजली की गति से निंग की ओर उड़ रहा था। उसके 6 हाथ पंजों की तरह फैले हुए थे, हर हाथ एक अलग दिशा से आ रहा था। यह एक बहुत ही सहज और सौम्य आक्रमण लग रहा था, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में स्पेसटाइम कांपने और हिलने लगा। ये याद रखना चाहिए कि ग्रैंड वेव शिफ्ट फॉर्मेशन ने वेव शिफ्ट दायरे के भीतर स्पेसटाइम को अत्यंत स्थिर बना दिया था, यहाँ तक कि स्पेसटाइम तकनीकों को भी स्थानीय स्पेसटाइम को चीरने से रोक दिया था। वाइनसेज के सर्वोच्च आक्रमण का स्थानीय रूप से स्पेसटाइम को प्रभावित करने में सक्षम होना उसकी जबरदस्त शक्ति का प्रमाण था। हालांकि हमला बहुत हल्का और धीमा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्थानीय स्पेसटाइम की सारी शक्ति को एक साथ बुला लिया हो। 6 हमलों में से हर एक में अकल्पनीय मात्रा में शक्ति समाहित थी। विनाश हथेलियां और असुर नृत्य, दोनों में विनाश के ताव के कुछ गहन तत्व समाहित थे, लेकिन स्वप्न जागृत करने वाली उंगली में विनाश का सच्चा सार और शक्ति समाहित थी। जैसे ही यह प्रतिद्वंद्वी को छूती, इसकी पूरी शक्ति तुरंत प्रकट हो जाती। ओमेगा स्वॉर्ड दाव, रक्त की बूंद। निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। उसकी 6 उत्तरी धनुष तलवारों ने ये प्रहार किया मानो प्रकाश की चकाचौंध कर देने वाली धारियों की तरह उड़ रही हों। प्रकाश की हर एक धारी अंतरिक्ष और समय को चीरने में सक्षम लग रही थी, जिससे उस क्षेत्र में मौजूद स्पेसटाइम कांपने और हिलने लगा। संपर्क से ठीक पहले 6 उत्तरी धनुष तलवारों की नोकें हल्की सी घूमने लगीं। धमाका! उनकी गति तुरंत बढ़ गई और वे प्रकाश की गति से 100 गुना तेज हो गईं। अरे! वाइनसेज का चेहरा बदल गया। उसने सीमा पार कर ली और प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से वार किया। लेकिन डार्कनॉर्थ तो तलवार के दाव में प्रशिक्षण लेता है। तलवार का दाव कब से गति की सीमा लांघने में सक्षम हो गया? सामान्यतः जो लोग उस सीमा को पार कर सकते थे और प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चल या प्रहार कर सकते थे, उन्हें वास्तव में प्रकाश के दाव में प्रशिक्षित किया जाता था, जैसे कि रेडिएंट किंग या दाव लॉर्ड शाका। ये दाव शुरू से ही गति का दाव था। तलवार के दाव में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति इस सीमा को भी पार कर सकता था। इससे वाइनसेज थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस हमले से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। टकराना, 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 टकराना। निंग की 6 तलवारों की नोकें सीधे वाइनसेज की 6 उंगलियों की नोकों पर जा लगीं। वे आमने सामने टकरा गईं। धमाका! दोनों ओर से भयानक मात्रा में बल निकला, जिसके परिणामस्वरूप एक अविश्वसनीय विस्फोट हुआ। क्या? दूर महल का स्वामी डॉनस्टार इतना स्तब्ध रह गया कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। यह असंभव है। उसने देखा कि वाइनसेज सचमुच पीछे की ओर उड़कर नदी की सतह से टकरा गया और आसपास का पानी गायब हो गया। निंग हाथ में 6 उत्तरधनुष तलवारें लिए वाइनसेज का पीछा करता रहा। ड्रीमवेकर फिंगर सचमुच हार गई। महल के स्वामी डॉनस्टार को यकीन ही नहीं हुआ। वह आमने सामने की लड़ाई में हार गया। अगर वाइनसेज के पास ब्रह्मांड का वह खजाना न होता तो डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को अनंत प्रदेशों में नंबर 1 डाउलॉर्ड माना जाता। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। दाव गठबंधन के अमर महल के दोनों बुजुर्गों ने विस्मय से आह भरी। मैं कई जगहों पर घूमा हूँ और कई डाउलॉर्ड्स देखे हैं जिन्होंने मुझे चकित कर दिया है। आज मैंने 2 और देखे हैं। डार्कनॉर्थ नाम का एक, मात्र 10 करोड़ साल से भी कम समय के प्रशिक्षण के बावजूद उसका इस स्तर तक पहुंचना अविश्वसनीय है। हेगेमॉन वेल्किन और ब्राइट शो हेगेमॉन दोनों भी यह लड़ाई देख रहे थे। वाइनसेज नदी के पानी में धंस गया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। मेरी ड्रीमवेकर फिंगर सचमुच हार गई। पहले ब्रह्मांड का खजाना पाने से पहले वह अपराजित रहा था, लेकिन आज उसकी सर्वोच्च तकनीक सचमुच हार गई थी, और वह भी एक आमने सामने की टक्कर में। वह सचमुच अवाक रह गया था। उसकी तलवारें न सिर्फ अविश्वसनीय रूप से तेज हैं, बल्कि उनमें अविश्वसनीय शक्ति भी है। वाइनसेज के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। जब मेरा जीवन समाप्त होगा तो इस युग का सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ होगा। पुस्तक 32, अध्याय 26, शाश्वत सम्राट। उसने आमने सामने की टक्कर में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन जी निंग इससे उत्साहित या आत्मसंतुष्ट नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वाइनसेज के हमले उसकी गहराई के मामले में उसके बराबर ही थे। उसे एक फायदा ये था कि उसकी उत्तरी धनुष तलवारें उसकी रक्तपात मुद्रा को सामान्य से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती थीं।
हालांकि अंततः उत्तरी धनुष तलवारें ब्रह्मांड के खजाने नहीं थीं, वे बस भविष्य में ब्रह्मांड के खजाने में विकसित होने के लिए योग्य थीं, और रक्तपात मुद्रा का प्रयोग करते समय वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं। उसके लिए जीतना सामान्य बात थी। अगर वह हार जाता तो उसे सदमा पहुंचता। फुफ, वाइनसेज नदी के बीचों बीच उड़ गया और अपने सामान्य 2 भुजाओं वाले रूप में लौट आया। उसी समय उसके हाथों में एक जोड़ी काले दस्ताने दिखाई दिए। अरे, निंग का अवचेतन मन उसे किसी बड़े खतरे की चेतावनी देने लगा। वह जल्दी से रुक गया। वाइनसेज धीरे धीरे पानी के ऊपर उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर मेरे ब्रह्मांडीय खजाने के बिना मैं रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान सुरक्षित नहीं रख पाता। डाउल और डार्कनॉर्थ, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप सचमुच इस योग्य हैं कि मुझे अपने ब्रह्मांडीय खजाने का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करें। वाइनसेज के हाथों में काले दस्तानों से शक्ति का एक भयानक आभामंडल निकलने लगा। जहां तक निंग की बात है, उसने उन काले दस्तानों को सावधानी से देखा। उसकी डार्कनॉर्थ तलवारें सिर्फ ब्लड ड्रॉप मुद्रा का इस्तेमाल करने पर ही मजबूत होती थीं। इससे उसकी दूसरी मुद्राएं उतनी मजबूत नहीं होती थीं। हालांकि सच्चे ब्रह्मांड के खजाने हर मुद्रा को अविश्वसनीय शक्ति से भर देते थे। चलो, निंग की आंखों में युद्ध की इच्छा भरी थी। मैंने बहुत पहले सुना था कि ब्रह्मांड के खजाने बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मैंने खुद कभी उनका परीक्षण नहीं किया। मुझे दिखाओ कि ब्रह्मांड का खजाना कितना मजबूत होता है। जैसी आपकी इच्छा। वाइनसेज ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। फुफकार, उसका काला दाहिना दस्ताना बाहर निकला, जिससे स्पेस टाइम सिहर उठा और चारों ओर की दुनिया पर अंधेरा छा गया। कितना भयानक हाथ है। दूर बैठे महल के स्वामी डॉनस्टार दंग रह गए। मैंने अनगिनत सालों से ब्रह्मांड के खजानों की किंवदंतियां सुनी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैं उनमें से किसी एक की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। पहले वाइनसेज और मैं एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन अब मैं उनके सामने नहीं टिक सकता। हमारे बीच शक्ति का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। इस हथेली को देखकर डॉनस्टार सचमुच शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उसकी कृपाण और उसके कौशल आक्रमण पर केंद्रित थे। माना जाता था कि वह अंतहीन प्रदेशों का सबसे अच्छा निकट युद्ध विशेषज्ञ था, एक आक्रामक विशेषज्ञ। लेकिन जब उसने वाइनसेज को अपने ब्रह्मांड के खजाने का इस्तेमाल विनाश हथेलियों को अंजाम देने के लिए करते देखा, तो डॉनस्टार को एहसास हुआ कि इस हमले की शक्ति उसके अपने हमले से कहीं ज्यादा भयानक थी। अगर वह अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में भी पिछड़ गया था तो वह शक्तिहीन कैसे महसूस नहीं कर सकता था। अरे, वेवशिफ्ट दायरे के ऊपर आसमान में अचानक एक मायावी आकृति प्रकट हुई। वह रियल्म सोल पोलो था। वाइनसेज के पास एक ब्रह्मांड का खजाना है। हालांकि ज्ञान और समझ के मामले में वह पवित्र नगरों के 8 स्वामियों से कमतर है, लेकिन अकेले शक्ति के मामले में वह उनके स्तर तक पहुंच चुका है। उस ताड़ के पेड़ को टूटते हुए देखकर पोलो के चेहरे पर एक उदासी छा गई। इतनी अविश्वसनीय शक्ति, ये ग्रैंड वेव शिफ्ट फॉर्मेशन की स्थिरता के लिए ही खतरा है। कम से कम वाइनसेज में इतनी समझदारी तो है कि वह बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा न करे। रियल मसोल पोलो इस पूरे क्षेत्र की देखरेख का प्रभारी था। जब निंग ने हेगेमॉन दाओ सील का इस्तेमाल किया था तो उसने इतनी शक्ति का प्रदर्शन किया था जो वाइनसेज के प्रहार से भी ज्यादा थी। हालांकि पोलो को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह दाओ सील एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। हालांकि वाइनसेज अपनी शक्ति पर भरोसा करके हजारों चॉप्स का प्रदर्शन कर सकता था। अगर वह बेतहाशा विनाश करना चाहता तो वह पूरे समूह की स्थिरता को भंग कर सकता था। पोलो ने चुपचाप सोचा, यदि वह संरचना को बाधित करता है तो मेरे पास उसे चेतावनी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस हमले में पहले जैसी ही एक्सटर्मिनेशन पाम्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। निंग पहले से ही इसके संचालन के सिद्धांतों को समझता था, लेकिन शक्ति एक बिल्कुल अलग स्तर तक बढ़ गई थी। यह वह स्तर था जिस तक 8 पवित्र नगरों के स्वामी पहुंच गए थे। अपने हाथों में 6 नॉर्थबो तलवारें लिए निंग ने तुरंत बचाव के लिए ओमेगा स्वॉर्ड दाओ 16 वॉट का इस्तेमाल किया। वह इतना घमंडी नहीं था कि इस हमले का सीधा सामना करने की कोशिश करे। शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा था। धमाका, निंग को अपनी ओर एक भयानक शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ। हालांकि उसकी उत्तरी धनुष तलवारें पहले ही उस शक्ति का अधिकांश भाग विक्षेपित कर चुकी थीं, लेकिन शेष शक्ति उस पर आकर गिर गई, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया और उसके आसपास का पानी पूरी तरह से नष्ट हो गया। निंग तब तक उड़ता रहा जब तक कि वह नदी की तलहटी में नहीं जा गिरा और उसके आसपास का पानी पूरी तरह से वाष्पित हो गया। फुस, निंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा मानो राख सा हो गया था। कितना भयानक वार था। शुक्र है कि मैं ओमेगा स्वॉर्ड दाओ के तीसरे चरण तक पहुंच गया हूं और हेगेमॉन कवच मेरी रक्षा कर रहा है, वरना मुझे बहुत गंभीर चोट लग जाती या मैं मर भी जाता। गड़गड़ाहट, नदी का बचा हुआ पानी उसके आसपास के खाली क्षेत्र को भरने के लिए उमड़ पड़ा। उसने खून भी नहीं थूका। दूर खड़ा वाइनसेज भी चौंक गया। डार्कनॉर्थ न सिर्फ बच गया था, बल्कि उसे इतनी चोट भी नहीं लगी थी कि खून की उल्टी हो जाए। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, मुझसे कुछ और वार झेलो। वाइनसेज ने हमला जारी रखा। धमाका धमाका धमाका। उसने निंग पर हथेली, मुट्ठियों और उंगलियों के कई वार किए। निंग को पूरी तरह से रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। शक्ति में भारी असमानता के कारण उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं था। निंग पर एक के बाद एक कई हमले हुए। यह एक जबरदस्त हमला था। क्या अविश्वसनीय बचाव है। जी, निंग की रक्षात्मक क्षमता उसकी आक्रामक क्षमता के बराबर है। ये देखकर महल के स्वामी डॉनस्टार ने आश्चर्य से आह भरी। वह आक्रामक हमलों में कुशल था, लेकिन उसकी रक्षात्मक तकनीकें निंग की तुलना में बहुत कमजोर थीं।
उसके पास एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षात्मक दिव्य क्षमता भी होनी चाहिए, अन्यथा वह इस तरह के प्रहारों को झेल नहीं पाता। तो ब्रह्मांड का खजाना ऐसा ही होता है। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद निंग को लगा कि उसका पूरा शरीर दर्द से सुन्न हो गया है। हालांकि अब उसे ब्रह्मांड के खजानों के बारे में और भी बहुत कुछ पता चल गया था। ब्रह्मांड के खजानों ने उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि की, लेकिन बाहरी शक्ति के सभी स्रोतों की तरह इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। हालांकि वाइनसेज अब शक्ति में 8 पवित्र नगरों के स्वामियों के स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी उनसे लड़ते समय उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि 8 स्वामियों की शक्ति उसके बराबर थी, लेकिन तकनीक की गहराई में उससे बेहतर थे। 8 लॉर्ड्स की तुलना में वाइनसेज और निंग जिन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे वे थोड़ी अनाड़ी लग सकती थीं। हालांकि वाइनसेज को गर्व होना चाहिए था। पवित्र नगरों के 8 लॉर्ड्स अनंत प्रदेशों के असली शिखर पर थे और शक्ति में 3 हेगेमॉन्स के बाद दूसरे स्थान पर थे। अपनी स्थिति को देखते हुए वे आमतौर पर डाउलॉर्ड्स के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करते। शाश्वत सम्राटों को डाउलॉर्ड्स से मिलते समय स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठता का एहसास होता था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर डाउलॉर्ड्स अपने दावमज में असफल रहे तो सबसे श्रेष्ठ डाउलॉर्ड्स भी अंततः मर जाएंगे। उनके लिए 108,000 अराजकता चक्रों से ज्यादा जीवित रहना संभव नहीं था। वाइनसेज, तुम्हारा ब्रह्मांडीय खजाना सचमुच अद्भुत है। मैं इसकी शक्ति का विरोध बिल्कुल नहीं कर सकता, चूंकि मैंने इसे स्वयं अनुभव कर लिया है। अब मेरे लिए अलविदा कहने का समय आ गया है, निंग ने ऊंची आवाज में कहा। एक धड़कन के बाद वह हवा में विलीन हो गया। उनके आसपास का क्षेत्र अभी भी नव ज्ञान कलाओं और निंग के हृदय लोक प्रक्षेपण से आच्छादित था, लेकिन निंग स्वयं गायब हो गया था। वाइनसेज उसे ढूंढने में पूरी तरह असमर्थ थी और इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। थोड़ी देर बाद 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से निंग प्रकट हुआ। वाइनसेज, अलविदा, निंग ने पुकारा। उसके पीछे वाइनसेज हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन निंग प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से उड़ सकता था, ठीक उसी गति से जिस गति से वाइनसेज खुद अपने जादुई खजाने का इस्तेमाल करते हुए उड़ता था। चूंकि दोनों एक ही गति से चल रहे थे और निंग अपनी छायाहीनता से बचने की कला का इस्तेमाल करके अपनी इच्छा से गायब हो सकता था, इसलिए वाइनसेज के लिए उसे पकड़ पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। ये खोज पूरे दिन चलती रही। वाइनसेज के पास स्पष्ट रूप से कोई मौका नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी स्थिति निंग से अलग थी। निंग के लिए 108,000 की सीमा भविष्य में बहुत दूर थी, लेकिन वाइनसेज के लिए ये बहुत निकट लग रही थी। वह पहले ही 1 लाख से ज्यादा अराजकता चक्रों से जीवित था। यही कारण था कि वह वोइड्जी जेडसील को इतनी बेसब्री से चाहता था। धमाका! जैसे ही निंग बर्फ से ढकी चोटियों की एक श्रृंखला के पास से उड़ रहा था, उसने अचानक कहीं से प्रकट होकर अपने आसपास के क्षेत्र को ढकते हुए अनंत काल की एक आभा महसूस की। यह आभा, निंग और उसका पीछा कर रहे वाइनसेज दोनों दंग रह गए। यह आभा विशाल और प्राचीन थी, जो अनंत काल और अमरता का संचार कर रही थी। गड़गड़ाहट! वेवशिफ्ट दायरे के ऊपर अचानक एक चमकदार, दीप्तिमान प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश निंग के ठीक ऊपर प्रकट हुआ और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, जिसमें एक ऐसी शक्ति समाहित थी जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। निंग और वाइनसेज दोनों को एक अजीब सा भय महसूस हुआ। इस इंद्रधनुषी प्रकाश के चारों ओर की शक्ति का आभामंडल किसी हेगेमॉन के आभामंडल से भी बढ़कर था। इंद्रधनुषी प्रकाश की अनगिनत धारियां उस क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं जहां निंग था। जैसे ही वर्चस्व की आभा उतरी, यह क्या है? निंग और वाइनसेज ने एक दूसरे को देखा। दोनों स्तब्ध थे। ब्रह्मांड के दाव के प्रमुख तत्व बधाई देने आए हैं, निंग बुदबुदाया। क्या एक और दाव लॉर्ड अपने दावमज में अनंत काल प्राप्त करने में सफल हो गया है? किसी ने दावमज में सफलता प्राप्त की और अनंत काल प्राप्त किया? दूर बैठे वाइनसेज ने अविश्वास से देखा। किसी ने दावमज में सफलता प्राप्त की? क्या एक और शाश्वत सम्राट पैदा हो गया है? हालांकि वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति था, फिर भी दावमज में उसके सफल होने की संभावनाएं बहुत कम थीं। जब उसने ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों को उत्सव मनाते हुए उस क्षेत्र में उतरते देखा, तो उसे समझ आ गया कि एक नए शाश्वत सम्राट का जन्म होना ही था। दावमज ने एक नए शाश्वत सम्राट को जन्म दिया। क्या कोई दावमज में सफल हुआ? दावमज को किसने पूरा किया? वेवशिफ्ट दायरे के अनगिनत दावलॉर्ड्स ने चमकदार इंद्रधनुषी रोशनी को नीचे आते देखा। वे सभी उस अजेय, सर्वोच्च आभा से चकित थे जो इसके साथ आई थी। पुस्तक 32, अध्याय 27, सम्राट सोलिस की। हर पीढ़ी में कुछ ही दावलॉर्ड शाश्वत सम्राट बनेंगे, वाइनसेज ने सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ एक को देख पाऊंगा। ठीक है, जीनिंग ने भी उस जगह को देखा। मुझे आश्चर्य है कि किस डाउनलॉर्ड ने सफलता हासिल की। वह शायद कहीं छिपा है। ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों के अवतरण ने उनके आसपास के क्षेत्र को ढक लिया, जिसका अर्थ था कि नया शाश्वत सम्राट भी यहीं होना चाहिए। झपट्टा! दूर महल का स्वामी डॉनस्टार भी उड़कर ऊपर आ गया। वह इस पूरे समय उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अब आखिरकार उसने खुद को प्रकट कर दिया। उसने साधारण कपड़े पहने थे और अपनी पीठ पर एक बड़ा सा माचेता लटका रखा था। वह ब्राइट शो साम्राज्य के अनगिनत साधकों का गौरव था, लेकिन निश्चित रूप से ब्राइट शो साम्राज्य के पास अब गर्व करने के लिए एक और मूर्ति थी। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, डॉनस्टार, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। डार्कनॉर्थ, महल के स्वामी डॉनस्टार भी मुस्कुराए। हाँ, मुझे आपको बधाई देने का मौका नहीं मिला कि आप कितने शक्तिशाली हो गए हैं। वेवशिफ्ट दायरे में इस मामले के निपटारे के बाद हम आपको तलवार के महल के नए महल स्वामी के रूप में नियुक्त करेंगे। 12 महलों के महल प्रभु की उपाधि पूरी तरह से शक्ति के आधार पर निर्धारित की जाती थी। अब तक निंग की शक्ति तलवार महल के सभी दाउलॉर्ड्स से कहीं ज्यादा हो चुकी थी।
आपका ब्राइट शो साम्राज्य लगातार मजबूत होता जा रहा है। दूसरा और तीसरा स्थान दोनों ही आपके हैं, पास के वाइनसेज ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास ब्रह्मांड का वह खजाना नहीं होता तो डार्कनॉर्थ तुम्हें तुम्हारे पद से उतार देता, डॉनस्टार ने कहा और फिर उस जगह को देखा। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेवशिफ्ट दायरे की 9वीं परत में एक नया शाश्वत सम्राट जन्म लेगा। 9वीं परत का हर व्यक्ति एक असाधारण डाउनलॉर्ड है। यह नया शाश्वत सम्राट बहुत शक्तिशाली होगा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। सहमत। ये शाश्वत सम्राट आसानी से मारे जाने वालों में से नहीं होगा। वाइनसेज ने भी सिर हिलाया। चौथे चरण के डाउनलॉर्ड्स को आमतौर पर 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। सबसे निचला स्तर साधारण स्तर था। तीसरे स्तर के डाउनलॉर्ड्स में पैट्रियार्क क्लियरविंड और डाउनलॉर्ड सोलेस्की जैसे डाउनलॉर्ड्स शामिल थे। दूसरे दर्जे के डाउनलॉर्ड्स में कोंगसन और पैलेस लॉर्ड वुडफ्लावर जैसे लोग शामिल थे। सर्वोच्च प्रथम श्रेणी के डाउनलॉर्ड्स में वाइनसेज, निंग, डॉनस्टार, नाइनडस्ट, स्नोजॉय और अन्य शामिल थे। चौथे चरण के डाउनलॉर्ड्स जो डाउमज में सफल हुए और शाश्वत सम्राट बन गए, उनके परिणामस्वरूप सम्राटों के 4 अलग अलग स्तर भी बनेंगे। साधारण शाश्वत सम्राट सबसे कमजोर थे और लगभग अदृश्य थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनमें से लगभग सभी का सफाया हो चुका था। या तो वे छिप गए थे या बहुत पहले ही भाग गए थे। कुलीन शाश्वत सम्राटों में सम्राट मिरजनो और सम्राट मेलोबो जैसे लोग शामिल थे। अनंत प्रदेशों में रहने वाले अधिकांश शाश्वत सम्राट इसी श्रेणी में आते थे और उनकी शक्ति सर्वोच्च प्रथम श्रेणी के डाउनलॉर्ड्स के बराबर थी। उनमें से अधिकांश बहुत लंबे समय से जीवित थे और इस प्रकार उन्होंने जीवन रक्षक वस्तुएं और तकनीकें एकत्रित कर ली थीं। उन्हें मारना बहुत ही कठिन था। अगले स्तर में 8 पवित्र शहरों के स्वामी और कुलपति वल्तुरास जैसे लोग शामिल थे। सबसे श्रेष्ठ शाश्वत सम्राटों को हेगेमॉन्स कहा जाता था। अनंत प्रदेशों में ऐसे 3 सम्राट थे। The one advantage eternal emperors had was that of time. They were alive for so long that they were able to accumulate many treasures. For Ning to face off against the 8 lords of the sacred cities was like a second-tier Downlord facing off against a supreme Downlord. There was an enormous difference in power, and that wasn't even factoring in the fact that the 8 lords of the sacred cities were ancient freaks who had acquired treasures similar to Hegemon Dao seals. Most likely, they all had many terrifying trump cards to use. There was just no way to battle them. Vinezed scanned the area suspiciously. Who is the Eternal Emperor? Why hasn't he come out yet? Yes, it's time for him to come out. Ning and Palace Lord Dawnstar scanned the area as well. Suddenly, Ning's face turned pale. What is it? Both Dawnstar and Vinezage noticed the change in Ning's face. Ning had a complicated look on his face. It was unclear if the expression was of joy or rage. He waved his hand, causing 2 figures to appear atop the snowy peaks. The first was that of Downlord Badlands. The other was that of Downlord Solsky, or to be precise, Eternal Emperor Solsky. Emperor Solsky, Ning said. Ning. Solsky still looked as sloppy and disheveled as ever, but his aura was now completely different. He had a stately, eternal majesty to him, as his Tao had gained eternity. Emperor Solsky said hurriedly, "It's not what you think it is. You used the Void Sea Jadaziel?" Ning asked. "I used it." Solsky nodded. "But, used it?" Vinezage looked at Solsky, then interrupted him. "You are the former Downlord Solsky, correct? I really didn't expect this. Downlord Darknoth and Downlord Nindest risked their lives, so I felt certain that one of them had the seal. In the end, it was with you all along." Downlord Solsky was already famous for his invulnerable aquaform, Palace Lord Dawnstar said. Now that he is an eternal emperor, his invulnerable aquaform is assuredly even better than before. Most likely, it will be extremely difficult for even the 8 lords of the sacred cities to kill him. As for us Downlords, we have no chance at all. Emperor Solsky, congratulations. You have gained true eternity for yourself. Downlord Solsky made the breakthrough. He's legendary for being tough to get rid of. The Heartforce cultivators all chatted mentally to each other, causing news to quickly spread throughout not just the Waveshift realm but the entirety of the endless territories. Downlord Solsky. In the past, many Downlords wished to capture him and learn more regarding the Waveshift realm from him. As a result, many knew of him. Although his attacks were fairly weak, his defenses were incredibly strong, allowing him to survive quite a few blows from even Fiend Queen Distrain. One could imagine how tough his defenses were. Now that he had become an eternal emperor and his invulnerable aquaform had also reached the eternal level, how much tougher would he have become? कई शक्तिशाली प्राचीन साधक सुदूर टेरस्टाजिया के अंदर एक स्थान पर निवास करते थे। इस प्राचीन मातृभूमि का सटीक स्थान एक रहस्य था और बहुत कम लोग इसका उत्तर जानते थे। यहाँ तक कि जिन प्राचीन साधकों को प्रवेश की अनुमति थी, उन्हें भी इसका सटीक स्थान नहीं पता था। एक अत्यंत अद्वितीय सुंदरी एक प्राचीन सिंहासन पर विराजमान थी। उसके हाथों में राजसी राजदंड था। उसके दोनों ओर 2 पंक्तियों में प्राचीन पुरुष बैठे थे, जो सभी शाश्वत सम्राट थे। इस कमरे के बिल्कुल मध्य में एक उल्टी हुई छवि थी जो वेवशिफ्ट दायरे के भीतर के दृश्य को प्रदर्शित कर रही थी। किसने सोचा होगा कि डाउनलॉर्ड सोलिस्की वास्तव में शाश्वत सम्राट बन जाएगा? वह उतना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन जिंदा रहने में माहिर है। भविष्य में हम प्राचीन साधकों को शायद उसके साथ मिलकर काम करना होगा। दाउमज में सफल होना बहुत कठिन है। प्राचीन जाति के सभी सनातन सम्राटों ने प्रशंसा में बोला। हेगेमॉन नेदरलिली के बारे में उसने अपने ऊंचे सिंहासन से शांति से कहा, सम्राट सोलिस्की का उदय एक छोटी सी बात है। वह इतना शक्तिशाली नहीं है और उसके अस्तित्व का अनंत प्रदेशों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं है। वेवशिफ्ट क्षेत्र। मुझे स्पष्ट रूप से आभास हो रहा है कि सम्राट सोलिस्की के उदय से 10,000 गुना बड़ी कोई घटना घटने वाली है। अधिक महान,
प्राचीन साधक शाश्वत सम्राट सभी आश्चर्यचकित थे। तुम बहुत कमजोर हो, तुम इसे भांप नहीं पाओगे, हेगेमॉन नेदरलिली ने कहा। वेवशिफ्ट दायरे में छिपे रहस्य बिल्कुल असाधारण हैं, इसीलिए मैं अपने कर्म संयम का उपयोग करके वहां हो रही हर चीज पर नजर रख रहा हूँ। ब्रैंड वेवशिफ्ट फॉर्मेशन के अस्तित्व ने अन्य अनंत सम्राटों को क्षेत्र का विस्तार से निरीक्षण करने से रोक दिया, लेकिन हेगेमॉन नेदरलिली इसे पूरा करने में सक्षम था। और बेशक हेगेमॉन विंड्रिन और हेगेमॉन ब्राइटशो भी ऐसा ही करने में सक्षम थे। विंड्रिन साम्राज्य में, जो कि एबेरेंट जीवों का सबसे पवित्र स्थान था, आसमान से हल्की बारिश बरस रही थी। ये सचमुच हवा और बारिश का संसार था, और यह खाड़ियों, घाटियों और खूबसूरत नदियों से भरा हुआ था। अरे, अनगिनत पेड़ों से भरे एक विशाल जंगल के बीच एक विशाल चेहरा प्रकट हुआ। यह एक विशेष जीवन रूप था जो इतना विशाल था कि उसका शरीर विंडरिन साम्राज्य के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। चेहरे के सामने हवा में अचानक एक छवि प्रकट हुई। यह वेवशिफ्ट दायरे में घट रही घटनाओं की एक छवि थी। एक नया शाश्वत सम्राट पैदा हुआ है। हो सकता है कि दाऊ लॉर्ड सोलिस की शाश्वत सम्राट बन गया हो, लेकिन इसका पूरे अनंत प्रदेशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और न ही मुझे कुछ महसूस होगा। हेगेमॉन विंडरिन दूर से देखता रहा। वेवशिफ्ट, आखिर वह क्या योजना बना रहा था? इसमें कौन से रहस्य छिपे हैं? दाऊ गठबंधन की जड़ें और नींव अविश्वसनीय रूप से गहरी थीं, और इसके दोनों नेताओं का प्रभाव बहुत व्यापक था। इसके बावजूद वे सम्राट वेवशिफ्ट जितना आरामदायक जीवन जीने के आसपास भी नहीं थे। Hegemon Windrein, Hegemon Brightshaw, Hegemon Netherlily, they were far more powerful than Emperor Waveshift. But for them to go from place to place through the Great Dark was extremely difficult for them, whereas Emperor Waveshift was able to accomplish it with ease. It could be said that the most influential eternal emperor to ever leave the Endless Territories was Emperor Waveshift. Waveshift realm. Hegemon Welkin had been slumbering in the Endless Territories for many years. In an effort to heal his wounds, both he and Hegemon Brightshaw were paying close attention to the Waveshift realm as well. Both of them could also vaguely sense that something big was going to happen there, something which would have an important impact on them. The three native hegemons of the Endless Territories and the outsider hegemon Welkin, as well as the most powerful and ancient eternal emperors, were all able to sense that something was going to happen. This was why they were so focused on the Waveshift realm. Book 32, Chapter 28 Crimson Wave Temple. Despite the relative indifference of the hegemons, Ji Ning and the other Dao Lords were paying rapt attention to the fact that Dao Lord Solskai had succeeded in his Dao merge and become an eternal emperor. True eternity. Ning looked at Emperor Solskai, a complicated feeling in his heart. If it hadn't been for happened to Nindust, Ning would be celebrating, but instead he was trying to keep a tight lid on his temper and prevent it from exploding. His big brother Solskai really had used up the Void Siege Adaziel and let him and Nindust protect him like idiots. For Ning to do this was one thing, but Nindust didn't have much of a relationship with Solskai. Wouldn't Solskai be ashamed if he allowed Nindust to die on his behalf in the outside world? They had already agreed to hand over the Void Siege Adaziel if they were unable to continue the fight. So what the hell happened? Ning had wanted to ask this question for quite some time now, but for the sake of the Dao merge, Solskai had completely entered a state of secluded meditation. Even his avatar had gone into seclusion, completely absorbed with the Dao merge. There had been no chance to speak to him at all. Dark Note. Emperor Solskai wanted to explain. Vinazage barked, Emperor Solskai, when you claim you used up the Void Siege Adaziel, are you perhaps trying to help Darknoth and Nindust out? He did indeed find this rather suspicious. As he saw it, both Ning and Nindust were much stronger than Dao Lord Solskai had been. How could Solskai be the one to end up using it, while Ning and Nindust risked their lives to defend him? What would be the point? Was it possible that Emperor Solskai was lying in an attempt to deceive them? मैंने सचमुच इसे इस्तेमाल कर लिया, सम्राट सोलिस्की ने जल्दी से कहा। मैं उनकी मदद नहीं कर रहा, वे मेरी मदद कर रहे थे। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि मैंने पहले ही शून्य सागर जेड असील का इस्तेमाल कर लिया है और इस प्रक्रिया में दाव मज पूरा कर लिया है। अगर मैंने अभी जो कुछ भी कहा वह झूठ था, तो मेरी आत्मा चकनाचूर हो जाए और मेरी सच्ची आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। सम्राट सोलिस्की ने ऊंची आवाज में कहा। वाइनसेज ने सिर हिलाया। चूंकि सोलिस्की ने अभी अभी जीवन भर की शपथ ली थी, इसलिए वह झूठ नहीं बोल सकता था। हाय, ये सब व्यर्थ, पेलेस लॉर्ड डॉनस्टार ने कहा। कम से कम 3 और बचे हैं। अचानक हवा में कई आकृतियां दिखाई देने लगीं। वेवशिफ्ट दायरे में मौजूद सभी दाव लॉर्ड दस्तों ने इस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का एक रूप अपने सामने प्रकट होते देखा। यह एक बार फिर रियल्मसोल पोलो था। रियल्मसोल पोलो ने नीचे देखा, उसकी नजर सम्राट सोलिस्की पर टिकी थी। सम्राट सोलिस्की, मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि शाश्वत सम्राटों को ग्रैंड वेवशिफ्ट फॉर्मेशन का उल्लंघन करने और इस क्षेत्र में प्रवेश करने की मनाही है। हालांकि चूंकि आप प्रवेश करते समय मूल रूप से केवल एक दाव लॉर्ड थे, इसलिए यहाँ आपकी उपस्थिति को नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर भी आपको वेवशिफ्ट क्षेत्र से तुरंत प्रस्थान करना होगा। मैं आपके जाने के लिए एक गलियारा खोल दूंगा। रियल्मसोल पोलो, पहले मुझे आधा दिन दे दो। सम्राट सोलिस्की ने अपना सिर उठाया और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं वेवशिफ्ट दायरे के किसी भी स्वरूप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह जानता था कि उसे निंग को एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, वरना हालांकि वे भाई से प्राणघातक दुश्मन तो नहीं बनेंगे, लेकिन आज की घटनाओं का उन दोनों के रिश्ते पर गहरा असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आधा दिन। पोलो ने उसकी बात मान ली। वेवशिफ्ट दायरे में कई दाव लॉर्ड थे और लगभग सभी वर्ज स्तर के दाव लॉर्ड थे।
उनके लिए यहाँ डाउमज का प्रयास करना उचित था। अगर बाहरी दुनिया का कोई शाश्वत सम्राट बलपूर्वक प्रवेश करने की हिम्मत करता तो रियल सोल पोलो निश्चित रूप से जवाबी हमला करता। उसके स्वामी सम्राट वेवशिफ्ट ने कई तरकीबें और जाल छोड़े थे। हालांकि अगर दायरे के भीतर कोई डाउलॉर्ड वास्तव में कोई सफलता हासिल करता तो पोलो बस उसे बधाई देता। क्या डाउलॉर्ड सोलिस्की ने वोइडजी जेडसील का उपयोग किया? डाउलॉर्ड सोलिस्की नहीं, वह अब सम्राट सोलिस्की है। नाइनडस्ट और डार्कनॉर्थ सिर्फ उसके लिए ही लड़ते रहे। राज्य के कई डाउलॉर्ड्स तो मानो अवाक रह गए। डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट दोनों ही सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स थे जिन्होंने एक के बाद एक डाउलॉर्ड्स के दस्तों को परास्त किया था। यहाँ तक कि सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम और किंगफ्रीक भी मारे गए थे। वेवशिफ्ट क्षेत्र के कई डाउलॉर्ड्स तो वोइडजी जेडसील को उनमें से किसी एक के द्वारा प्राप्त करना स्वीकार कर लेते, लेकिन किसने सोचा था कि यह डाउलॉर्ड सोलिस्की के हाथ लग जाएगा। डाउलॉर्ड सोलिस्की वाकई बहुत भाग्यशाली है कि वह शुरू से ही डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का आजीवन दोस्त बन गया। इस बार डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने ही उसे वोइडजी जेडसील हासिल करने में मदद की। उनका भाग्य सचमुच अविश्वसनीय था। सभी डाउलॉर्ड्स ने आश्चर्य और ईर्ष्या से आह भरी। डाउलॉर्ड सोलिस्की कितना शक्तिशाली था, ये देखते हुए एक शाश्वत सम्राट होने के नाते वह निस्संदेह बहुत लंबा जीवन जी पाएगा। कम से कम कोई भी डाउलॉर्ड्स उसे खतरा नहीं बना सकता था। हवाई रियलमसोल पोलो ने सम्राट सोलिस्की से बात खत्म करने के बाद रियलमसोल ने आगे कहा, पहले 2 वोइडजी जेडसील्स पर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है। अब अंतिम 3 सील्स का समय है। वेवशिफ्ट दायरे के भीतर अनगिनत डाउलॉर्ड्स ने ध्यानपूर्वक सुना। आखिरी 3 मुहरे वेवशिफ्ट दायरे की 10वीं परत में स्थित हैं। दायरे की आत्मा पोलो ने डाउलॉर्ड्स को नीचे देखा। मुझे लगता है कि अब तक आप में से कोई भी 10वीं परत तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, सभी डाउलॉर्ड्स ने सिर हिलाया। वेवशिफ्ट क्षेत्र में कुल 10 परतें थीं, जिसके बारे में सम्राट वेवशिफ्ट ने अपने जीवनकाल में ही बता दिया था। हालांकि अब तक कोई भी 10वीं परत में प्रवेश नहीं कर पाया था। 10वीं परत वहां है। रियलमसोल पोलो ने दूर एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट। दूर एक पर्वत श्रृंखला हिलने और गड़गड़ाने लगी, फिर फट गई क्योंकि उसके भीतर से एक विशाल इमारत उभरने लगी। इस विशाल इमारत से शक्ति का एक भयानक विस्मयकारी आभामंडल निकल रहा था, और यह आभामंडल इतना प्रबल था कि वेवशिफ्ट क्षेत्र का हर एक डाउलॉर्ड इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। यहाँ तक कि जो लोग इससे बहुत दूर थे और अपनी दृष्टि को अवरुद्ध करने वाली कई अलग अलग संरचनाओं के कारण इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, वे भी इसे महसूस कर पा रहे थे। यह एक भयानक सुप्त जानवर जैसा था जो धीरे धीरे जाग रहा था और अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा था। कितना भयानक! फिलहाल निंग ने अपने बड़े भाई सोलिस्की पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने उस दूर स्थित अविश्वसनीय भयानक शक्ति के आभामंडल पर ध्यान केंद्रित किया। हवा में उड़ता हुआ रियलमसोल पोलो भी दूर तक देखता रहा, उस विशाल वस्तु को धीरे धीरे ऊपर उठते हुए। आखिरकार वह पूरी तरह से दिखाई देने लगी। यह एक प्राचीन मंदिर था जो काले और सुनहरे रंग का मिश्रण था, और जो कोई भी इसे देखता उसे इसकी अविश्वसनीय आयु का आभास हो जाता। 10वीं परत असल में वहां पर वह प्राचीन मंदिर है, रियलमसोल पोलो ने कहा। इस मंदिर को क्रिम्सन वेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। 10वीं परत क्रिम्सन वेव मंदिर है और तीनों वोइडजी जेडसील इसके भीतर स्थित हैं। रियलमसोल पोलो ने कहा। हेगेमॉन ब्राइटशो और हेगेमॉन वेल्किन बैठे तो थे, लेकिन अब वे दोनों आश्चर्य से खड़े हो गए और अपने सामने विशाल प्रतिमा और प्राचीन मंदिर के उद्भव के दृश्य को घूरने लगे। मंदिर के ठीक ऊपर 3 प्राचीन अक्षर लिखे थे। ये अक्षर बेहद जटिल थे, बिल्कुल ड्रीमडस्ट भाषा और एजोर फ्लावर मोहरों की तरह। जहां तक 3 पात्रों की बात है तो वे क्रिम्सन वेव और टेम्पल के प्रतीक थे। क्रिम्सन वेव मंदिर, हेगेमॉन ब्राइटशो और हेगेमॉन वेल्किन ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में स्तब्धता थी। पौराणिक क्रिम्सन वेव मंदिर, हेगेमॉन वेल्किन ने धीरे से बुदबुदाया। पौराणिक क्रिम्सन वेव मंदिर वास्तव में आपके दायरे में प्रकट हुआ है। सम्राट वेवशिफ्ट ने क्रिम्सन वेव मंदिर को अपने वेवशिफ्ट दायरे में कैसे स्थानांतरित किया? क्या ये सचमुच क्रिम्सन वेव मंदिर है? हेगेमॉन ब्राइटशो भी दंग रह गया। ये क्रिम्सन वेव मंदिर है। हेगेमॉन नेदरलिली अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से प्रकाश की 2 धुंधली धाराएं निकल रही थीं। क्रिम्सन वेव मंदिर, सभी प्राचीन शाश्वत सम्राटों के चेहरे पर उलझन भरी झलक थी। क्रिम्सन वेव मंदिर क्या है हेगेमॉन? ये क्रिम्सन वेव मंदिर क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? सभी हैरान थे। हालांकि हेगेमॉन नेदरलिली प्राचीन मंदिर को घूरते हुए धीरे से बुदबुदाई, मैं ब्राइटशो विंडरेन, हमारे सारे खजाने मिलकर भी क्रिम्सन वेव मंदिर के बराबर नहीं है। सम्राट वेवशिफ्ट, आप सचमुच अद्भुत हैं। पौराणिक क्रिम्सन वेव मंदिर, अनगिनत पेड़ों के विशाल जंगल में विशाल चेहरे ने भी एक स्तब्ध भाव प्रकट किया। क्रिम्सन वेव मंदिर वास्तव में हमारे लोक अनंत प्रदेशों में स्थानांतरित हो गया था। प्रभावशाली क्षमताएं, सचमुच प्रभावशाली। सुनहरे बालों वाला एलियन और दाव गठबंधन का काले वस्त्रधारी काले बालों वाला बुजुर्ग भी हैरान रह गया। वे अपने सामने हवा में उड़ते दर्पण और दर्पण में उस प्राचीन मंदिर की छवि को घूर रहे थे। उस बदमाश वेवशिफ्ट ने क्रिम्सन वेव मंदिर को अपनी छोटी सी दुनिया में कब स्थानांतरित कर लिया, और वह भी बिना किसी को पता चले। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसने स्वेच्छा से इसे उजागर किया है, तो हम में से किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। इसमें उसे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा होगा। वेवशिफ्ट दायरे में ही निंग और बाकी अनगिनत डाउनलॉर्ड्स बस उत्सुकता से देखते रहे जब 10वीं परत क्रिम्सन वेव मंदिर प्रकट हुई। वे उत्सुकता से 3 अंतिम शून्य सागर जेडसील्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और उन्हें वास्तव में पता नहीं था कि क्रिम्सन वेव मंदिर नाम का क्या अर्थ है।
मेरे स्वामी अनंत महाअंधकार में विचरण करते रहे हैं। क्रिम्सन वेव मंदिर मेरे स्वामी द्वारा अनगिनत खतरों और कष्टों का सामना करने के बाद प्राप्त किया गया सबसे बड़ा खजाना था। रील्म सोल पोलो ने नीचे देखा। उसकी आवाज पूरे वेव शिफ्ट दायरे में गूंज रही थी। अनंत क्षेत्र मेरे स्वामी की मातृभूमि है और इसलिए उन्होंने क्रिम्सन वेव मंदिर को यहाँ भेंट के रूप में भेजा है। रील्म सोल पोलो को बहुत गर्व हुआ। ये शब्द 6 शक्तियों के सर्वोच्च स्तर के सदस्यों द्वारा सुने जाने के लिए थे। दरअसल सम्राट वेवशिफ्ट ने अपना सबसे बड़ा खजाना क्रिम्सन वेव मंदिर अनंत प्रदेशों को भेंट कर दिया था। अंतिम 3 वोइड्स जेडसील क्रिम्सन वेव मंदिर के भीतर स्थित हैं। केवल सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स ही इससे बच निकलने का मौका पा सकेंगे। रियल्म सोल पोलो ने नीचे अनगिनत डाउनलॉर्ड्स को देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी।